CH41 बैक टू मुंबई। आई गैंग के सारे लोगों को खत्म करके अयान ग्राउंड फ्लोर पर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अयान इसका फायदा उठाता है और उनके कपड़ों को खोलकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर धुएं में गायब हो जाता है। बाकी लोगों का फायदा उठाकर वो भी जल्दी से होटल से बाहर भाग आता है। बाहर खड़े पुलिस वाले अभी कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि 1 घंटे पहले तो अंदर काफी लोग बंधक बने हुए थे और अचानक अब ये बाहर भाग रहे हैं। उसके बाद वो लोग भी धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। अयान जल्दी से होटल से बाहर निकलकर रोड पर आ जाता है और देखता है कि आधी रात हो चुकी थी। अयान वीर को फोन मिलाता है और फोन उठाते ही वीर कहता है कि कहाँ हो यार तुम। अयान कहता है कि तुम लोग कहाँ हो, वंश की कार तो यही खड़ी है और तुम लाइक गायब हो। वीर कहता है कि हम भी वहां आते हैं। उसके बाद वीर फोन कट कर देता है और अयान उनके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर के बाद तीनों वहां पहुंच जाते हैं और अयान को बाहर देखकर खुशी के मारे उसे हक कर लेते हैं। अयान काफी मुश्किल से उन्हें अपने से दूर करता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ थे यार। वीर कहता है कि हमने बाहर निकलते ही पुलिस को फोन करके बुला लिया था और हम उनके पास ही थे, शायद तुमने हमें देखा नहीं होगा। अयान कहता है कि यह सब छोड़ो और वापस हॉस्टल चलो, कल से हमारे क्लासेज शुरू होने वाले हैं। उसके बाद सारे लोग वंश की कार में बैठकर हॉस्टल को तरफ चल देते हैं। रास्ते में व्योम अयान से पूछता है कि होटल के अंदर आखिर हुआ क्या था। अयान कहता है कि उस लड़की को उन लोगों ने मार दिया, मुझे भी बंदी बनाकर नीचे ले गए, लेकिन तभी अचानक किसी ने उस लड़की और नीचे खड़े लोगों को गोली मार दी। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते हैं हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इसके बाद सारे लोग वहां से भागने लगे तो मैं भी वहां से भागकर बाहर आ गया। वंश पूछता है कि किसने उस खूबसूरत सी लड़की और लोगों को गोली मारी। अयान कहता है कि मुझे क्या पता किसने मारी। वंश कहता है कि बेचारी वो खूबसूरत सी लड़की भरी जवानी में चल बसी। अयान उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी है। वंश कहता है कि गर्लफ्रेंड किसी की भी हो यार, लेकिन खूबसूरत कितनी थी। वीर उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि शांत हो जा और चुपचाप गाड़ी चला। वंश उसके बाद चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है और कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सारे लोग रूम में जाते ही बेड पर कूदकर सो जाते हैं। अगले दिन उठते ही सारे लोग क्लास के लिए निकल जाते हैं। अयान ने उस इंट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को छुपा कर रख देता ताकि ये वंश के हाथ न लगे। अयान बीच रास्ते में ही किसी से टकरा जाता है और उसे देखते ही सोचता है कि मेरा दिन आज खराब हो गया। स्नेहा अयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या बात है, मेरे बिना ही जा रहे हो। वीर, व्योम और वंश पहले ही जा चुके थे, वरना अभी तो वंश ताना मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। अयान कहता है कि सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करो और अपना काम करो। स्नेहा हंसते हुए कहती है कि ठीक है जाओ। अयान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्नेहा इतनी जल्दी मान गई। अयान को तो अब शक होने लगा था कि कहीं इसके पीछे उसका कोई प्लान तो नहीं है। अयान ये सब सोचना बंद कर देता है। अयान अपने आप को कहता है कि शायद उसके अंदर दिमाग नाम की चीज आ गई है। अयान उसके बाद अपने क्लास की ओर निकल जाता है। अगले 6 महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है और अयान इस सेमेस्टर को खत्म करके मुंबई जाने का प्लान बनाता है बिना किसी को बताए। जून की छुट्टी सिर्फ 1 हफ्ते की ही थी, इसलिए अयान अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने नोएडा जा रहा है। सारे लोगों को विश्वास दिलाने के बाद अयान मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। अयान ने इन 6 महीनों में इस इंट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को ऑपरेट करना सीख लिया था। वो डिवाइस अयान के हिसाब से कमाल का खजाना था। उससे किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता था, वो भी बिना किसी को पता लगे। आमतौर पर हैकिंग का मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है, लेकिन इस डिवाइस की मदद से अथोराइज्ड एक्सेस हासिल किया जा सकता था। अयान ने एक कंपनी के सिस्टम को हैक करके चेक किया था, लेकिन इस कंपनी की तरफ से कोई भी हैकिंग कंप्लेंट नहीं आई। अयान मुंबई इस डिवाइस को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि इसकी मदद से वो और भी कुछ राज को बाहर निकालना चाहता था। अब मुंबई में रहेजा फैमिली की जगह जिंदल परिवार ने ले ली थी। मुंबई उतरते ही उसने अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक किए, जो अब 5 लाख ही बचे थे। 4 लाख अयान ने कॉलेज के साल की फीस भरी थी और 1 लाख इधर उधर में ही खत्म हो गया था। अयान अपने घर रात के वक्त पहुंचता है और पीछे के दरवाजे से अपने घर में दाखिल हो जाता है। अयान चाहता था कि किसी को भनक भी नहीं लगे कि वो मुंबई में है। अयान अपने फोन को खोलता है और सर्च करने लगता है कि जिस होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आखिर वो था किसका। अयान काफी इधर उधर सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अयान के पास अब आखिरी रास्ता डार्क वेब था, इसलिए वो डार्क वेब खोलता है और उसमें उस होटल के बारे में सर्च करने लगता है। कुछ वक्त के बाद आए रिजल्ट को देखकर अयान के पैरों तले धरती खिसक गई थी। टू बी कंटिन्यूड। CH42 विप्लव चौधरी। अयान उस होटल के मालिक का नाम देखकर शॉक हो जाता है और अपने आप कहता है कि इसका भी हाथ है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दरअसल उस होटल के मालिक का नाम था राजकुमार जिंदल, जो स्नेहा का चाचा था। रातों रात उसकी प्रॉपर्टी में कुछ हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी, जिसे शेयर्स के नाम पर दबा दिया गया था। राजकुमार जिंदल को अयान अगले 2 दिनों तक ट्रैक करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। राजकुमार जिंदल कभी भी अपने बॉडीगार्ड से दूर नहीं रहता था और 24 घंटों तक उन्हें अपने आसपास ही रखता था। लेकिन अयान ने इन दिनों किसी और को भी ट्रैक करके उसे किडनैप करने का प्लान बना लिया था। वो था जाफर का खास आदमी जमाल। जमाल 2 दिनों से लगातार एक ही जगह जाता था, जो काफी ज्यादा सुनसान था। वो एक पुराने बंगलों में सुबह और शाम कुछ लेकर जाता था और फिर आ जाता था।
आज तीसरे दिन सुबह भी जमाल वहां कुछ लेकर आया और अंदर उसे देकर वहां से चला गया। अयान इस बार उस पुराने बंगलों में जाकर देखने वाला था कि उसमें आखिर है क्या। जमाल के जाने के बाद अयान चुपके से उस बंगलों के पीछे पहुंच जाता है और अंदर घुसने के लिए इधर उधर की खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगता है। चूंकि वो बंगलो जंगल के अंदर था तो कोई भी वहां आने वाला नहीं था। वो जगह काफी ज्यादा सुनसान था जहां गलती से ही कोई आ सकता था। अयान को बस इस बात का पता नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। अगर काफी ज्यादा लोग हुए तो अयान के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद अयान को एक टूटी हुई खिड़की दिखती जो थोड़ी सी ही जुड़ी हुई थी। अयान ग्लोव्स पहनता है और उस खिड़की को खींचना और हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। अयान उसे काफी ज्यादा धीरे हिला रहा था ताकि ज्यादा आवाज न हो। थोड़ी देर के बाद वह खिड़की टूटकर अयान के हाथ में आ जाती है। अयान उसे धीरे से बगल में रख देता है और उस खिड़की से अंदर घुस जाता है। कहने को तो वो बंगलो था लेकिन वो छोटा था। मुश्किल से उसमें 4-5 कमरे थे लेकिन काफी बड़े थे। अयान जिस कमरे में घुसा था वो काफी ज्यादा गंदा था। दिखने में स्टोर रूम लग रहा था जिसकी सालों से सफाई नहीं हुई थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले ही दिख रहे थे। फ्लोर पर साफ साफ अयान के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उस कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था जिसे खोलकर अयान उस रूम से बाहर निकल आता है और अपने आप को पैसेज में खड़ा पाता है। उस पैसेज में 3 और दरवाजे थे। अयान उन दरवाजों को खोलकर देखना चाहता था लेकिन उसे कुछ कदमों की आवाज आने लगती है। इसे सुनकर अयान फिर से स्टोर रूम में छिप जाता है। टूटे हुए दरवाजे की छेद से अयान देखता है कि 4 लोग अपने हाथ में कुछ लेकर उस पैसेज के दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। उन लोगों के हाथों में वही सामान था जो जमाल वहां रोज लेकर आता था। उन लोगों के अंदर घुसते ही अयान बाहर निकल आता है और एक कमरे की खिड़की से अंदर देखने लगता है। वो पूरा कमरा खाली और गंदा था, बिल्कुल स्टोर रूम की तरह। शायद उसे भी सालों से खोला नहीं गया था। अयान एक और कमरे को देखता है लेकिन उसकी हालत भी वैसी ही थी। अब एक कमरा ही बचा था जिसमें वो 4 लोग घुसे थे। अयान उस कमरे को छोड़कर बाहर हॉल में आ जाता है और छुपकर पूरे हॉल को चेक करता है लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अयान सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला ही होता है कि सीढ़ियों की हालत देखकर रुक जाता है। सीढ़ियों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। कोई फुटमार्क भी नहीं था जिससे अयान समझ गया था कि ऊपर कोई सालों से नहीं गया है। अयान दोबारा हर तरफ चेक करता है लेकिन उन 4 लोगों के अलावा वहां कोई नहीं था। अयान उस कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांकने लगता है जिसमें वो 4 लोग मौजूद थे। अयान देखता है कि अंदर एक 10-12 साल का बच्चा कुर्सी में बंधा पड़ा था जिसे वो लोग खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे जो जमाल उन्हें देकर गया था। अयान समझ गया था कि जमाल सुबह शाम उन्हें खाना देने आया था। अयान जब उन 4 लोगों की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। ये 4 लोग वही लोग थे जिन्होंने अक्षय की हत्या की थी। अयान उन लोगों के जरिए कुछ पता लगाना चाहता था। तभी उनमें से एक उस बच्चे को कहता है कि थोड़ा सा खा लो बेटा, तुम्हारे पापा जल्द ही 50 करोड़ लेकर आने वाले हैं। अब तक हमने जितनी भी किडनैपिंग की है उनमें से तेरी किडनैपिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। बस थोड़ा सा खा ले। वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम विप्लव चौधरी है और मेरे दादाजी बहुत बड़े आदमी है, तुम लोग बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। एक आदमी उस बच्चे को पुचकारते हुए कहता है कि मेरे बाप खाना खा ले वरना जमाल भाई हमारी ले ला। गे। वो बच्चा कहता है कि मुझे चिकन खाना है और मैं चिकन के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। वो आदमी अपने साथी को कहता है कि जमाल भाई को फोन लगाओ और कहो कि आज शाम चिकन फ्राई लाने को। वो आदमी जमाल को फोन करके कहता है कि भाई आज शाम को चिकन फ्राई लाना वरना ये बच्चा हमारा दिमाग का दही बना करके उसे खा जाएगा। वो आदमी फोन रखता है और उस बच्चे को कहता है कि आज शाम को तुम्हारे लिए चिकन आने वाला है, अभी इसे खा लो बेटा। विप्लव कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। वो आदमी कहता है कि मैंने अभी फोन से बात करके चिकन का ऑर्डर दे दिया है जो शाम तक आ जाएगा। उसकी बातों को सुनकर विप्लव चौधरी कन्विंस नजर आने लगता है और खाना खाना शुरू कर देता है। अयान उन्हें देखकर कुछ सोच ही रहा था कि उसके हाथ से वहां पास के एक टेबल पर रखा हुआ एक गमला नीचे गिर जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-43 अयान ऑन हंट। अयान विप्लव चौधरी को देखकर सोचता है कि यह शायद चौधरी कंस्ट्रक्शन वाले चौधरी खानदान का है वरना ये लोग इसे किडनैप करके 50 करोड़ की फिरौती नहीं मांगते। अयान ये सब सोचते हुए अपने हाथ को जैसे ही पीछे की तरफ करता है तो वहां मेज पर रखा हुआ गुलदस्ता नीचे गिरकर टूट जाता है। अयान जल्दी से वहां से भागकर स्टोर रूम में पहुंच जाता है और एक सेफ जगह देखकर छुप जाता है। इधर गुलदस्ता टूटने की आवाज से अंदर मौजूद 4 लोगों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे को कहता है कि जाकर देखो तो कैसी आवाज थी। एक आदमी वहां से उठकर बाहर आता है और देखता है कि बाहर मेज पर रखा हुआ गुलदस्ता नीचे गिरकर टूट गया है। वो आदमी अंदर जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर सामने स्टोर रूम के दरवाजे से टकरा जाती है। दरअसल अयान जल्दबाजी के चक्कर में दरवाजा बंद करना ही भूल गया था। वो आदमी धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगता है और इधर अयान उसकी चलने की आवाज सुनकर समझ जाता है कि कोई उस रूम की तरफ आ रहा है। अयान अपने बगल में देखता है कि एक कुर्सी की टूटी हुई टांग वहां पड़ी हुई थी। अयान उसे उठा लेता है और जल्दी से दरवाजे के पीछे आकर छुप जाता है। वो आदमी जैसे ही स्टोर रूम के अंदर जाता है तो अयान उसके सर पर उस कुर्सी की टांग से एक जोरदार हमला करता है। वो आदमी चीखने के लिए अपना मुंह जैसे ही अपना मुंह खोलता तो अयान उसके मुंह में कुर्सी की टांग घुसा देता है जिससे उसकी चीख न निकले। अयान उसे स्टोर रूम के एक कोने में घसीट कर रख देता है।
अयान जानता था कि उसने उसे इतनी जोर से मारा है कि उसको होश में आने में कुछ घंटे जरूर लगेंगे। अयान उसके बाद उस मेज का दूसरा गुलदस्ता भी तोड़ देता है और बगल के एक कमरे का दरवाजा खोलकर खुद स्टोर रूम में छिप जाता है। फिर से ऐसी आवाज सुनकर अंदर एक आदमी कहता है कि उसे हमने आवाज के बारे में पता लगाने भेजा और वो खुद आवाज करके हमें डरा रहा है। पहले वाला आदमी कहता है कि जा यार उसे यहाँ लेकर आ। ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक मनाने गया हो। एक आदमी वहां से उठता है और उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो आदमी जैसे ही बाहर निकल कर देखता है तो पाता है कि बगल वाला कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो आदमी आपसे कहता है कि ये इस रूम में क्या करने गया है। वो आदमी भी इस रूम के अंदर पहुंच जाता है। अयान को इसी का तो इंतजार था। अयान स्टोर रूम से ये सब देख रहा था और उसके अंदर जाते ही अयान स्टोर रूम से निकलता है और उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ खास नहीं दिख पा रहा था। बस खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। वो आदमी उसे आवाज दे रहा था लेकिन कोई भी जवाब दे नहीं रहा था। अयान कुछ ही देर में उसके पीछे खड़ा हो गया था। अब उस आदमी को लग रहा था कि उसका दोस्त उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अयान उसके सर पर भी एक हमला करता है और वो आदमी अपना सर पकड़ लेता है। वो बेहोश नहीं हुआ था इसलिए अयान उसे फिर से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार उसकी चीख निकल गई थी जिसे सुनकर बाकी लोग अलर्ट जरूर हो गए थे। पहले वाला आदमी कहता है कि ये साला भी शायद उससे मिल गया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है मन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पहला आदमी कहता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है। ये लोग इस बच्चे के चक्कर में बच्चे बन गए हैं। तुम जाओ और दोनों को एक एक थप्पड़ मारना। उन्हें यहाँ लेकर आओ वरना ये बच्चा हमारी नाक में दम कर देगा। वो आदमी लेकिन सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे भी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। वो अपनी बंदूक भी लेकर आया था इसलिए वो उसे निकालकर सावधानी से उस रूम में घुसने लगता है। अयान भी उसी रूम में दूसरी तरफ अंधेरे में छुपा हुआ था। वो आदमी अंदर आते ही सबसे पहले अपने बंदूक को दरवाजे के पीछे तान देता है लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जैसे ही सामने देखता है तो पाता है कि उसका एक आदमी वहां गिरा पड़ा हुआ है और उसके सर से हल्का खून भी आ रहा था। वो समझ गया था कि यहाँ कोई है। वो जोर से चिल्लाता है कि फैजल भाई यहाँ जल्दी आओ। इससे आगे वो कुछ बोल पाता उसके सर में एक तेज दर्द उठता है और वो उस आदमी के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अयान ने उसे इतना जोर से मारा था कि कुर्सी का टांग 2 टुकड़ों में टूट गया था। अयान जल्दी से उस आदमी की बंदूक उठा लेता है और छिपकर चौथे आदमी का इंतजार करने लगता है। चौथा आदमी जैसे ही अपने साथी की आवाज सुनता है तो अपने आप से कहता है अड़ है। उन लोगों के पास एक ही गन थी जिसे एक आदमी पहले ही ले जा चुका था। इसलिए चौथा आदमी एक लोहे की रॉड निकलता है और बाहर निकलकर बगल वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर जाने वाला होता है उससे पहले ही एक हाथ उसके मुंह को पकड़कर पीछे दीवार से टकरा देता है। उस आदमी के सर के पीछे भयानक चोट लगती है लेकिन वो बेहोश नहीं होता और सामने एक लड़के को देखने लगता है जिसके हाथ में गन था जो उसकी तरफ आ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। CH-44 अयान के चंगुल में फंसा जमाल। अयान 3 लोगों को ठिकाने लगाने के बाद चौथे के सर को दीवार से टकरा देता है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ सोच पाता, अयान बंदूक के बट से उसके सर पर वार कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अयान एक एक करके चारों लोगों को खींचकर ऊपर के फ्लोर पर ले जाता है और वहां एक कमरे में सबको कुर्सियों से बांध देता है। अयान ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से बांधा था कि वो लोग चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते थे। अयान ने उनके मुंह को भी वहां मौजूद कपड़ों से बांध दिया था। अयान अब इसी उधेड़-बुन में था कि जमाल को यहाँ लाया कैसे जाए। जमाल को लाने का एक कमाल का आइडिया अयान के दिमाग में दस्तक देता है। अयान उनमें से एक का फोन निकालता है और जमाल को फोन मिला देता है। जमाल जैसे ही फोन उठाता है तो अयान कहता है कि जमाल भाई चिकन लेकर यहाँ जल्दी आ जाओ वरना यह पागल लड़का हमारे सर खा खाकर मार डालेगा। जमाल कहता है कि क्या हुआ है वहां और तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई। अयान कहता है कि इस लड़के की वजह से अभी तो सिर्फ आवाज बदली है लेकिन अगर आप जल्दी नहीं आए तो मैं कहीं मुंह दिखलाने के लायक नहीं बचूंगा। जमाल कहता है कि ठीक है मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। उसके बाद जमाल फोन काट देता है। अयान जैसे ही नीचे आता है तो देखता है कि जमीन पर घसीटने के निशान बन गए थे और खून भी फैला हुआ था। अयान जल्दी से उसे साफ कर देता है ताकि जमाल को कोई शक न हो। करीब आधे घंटे बाद जमाल उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। अयान उसी रूम में छिप गया था जिसमें उन लोगों ने विप्लव चौधरी को किडनैप करके रखा हुआ था। जमाल जैसे ही दरवाजा बजाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से लगकर दरवाजा खुल जाता है। जमाल कहता है कि शाले सब के सब निकम्मे हैं, मैंने कहा था कि दरवाजे को लॉक करके रखने के लिए लेकिन खुला छोड़ दिया। जैसे ही जमाल अंदर घुसने वाला होता है तो अचानक रुक जाता है और अपने आप से कहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं कोई अंदर तो नहीं घुस गया ना। अगर उन लोगों ने विप्लव चौधरी को छुड़ा लिया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जमाल जो चिकन लेकर आया था वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो उस कमरे की तरफ दौड़ने लगता है जहां विप्लव चौधरी कैद था। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है और विप्लव चौधरी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि ओह बच गए, लेकिन ये 4 नमूने गए कहाँ। जैसे ही जमाल पीछे घूमता है तो अपने सामने एक कम उम्र के लड़के को खड़ा पाता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अयान था। इससे पहले कि जमाल रिजल्ट कर पाता अयान एक लोहे का रॉड सीधे उसके सर पर मार देता है।
अयान ने उस रॉड को इतनी जोर से मारा था कि वह रॉड टेढ़ा हो गया था और जमाल की एक खतरनाक चीख निकल पड़ती है और वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठकर बेहोश हो जाता है। जमाल की चीख सुनकर विप्लव चौधरी जरूर डर गया था। विप्लव चौधरी पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? अयान अपनी आवाज बदलते हुए उसे कहता है कि हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम बस आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। विप्लव चौधरी कहता है कि मेरा चिकन कब आएगा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अयान कहता है कि 1-2 घंटे में आ जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद विप्लव चौधरी चुप हो जाता है और अयान जमाल को घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। वहां उसे भी एक कुर्सी पर बांध देता है। अयान उन सभी लोगों के कुर्सियों को एक सर्किल में अरेंज करके एक बड़ी रस्सी से बांध देता है ताकि पांचों में से कोई भाग न सके। अयान उसके बाद नीचे पानी ढूंढने के लिए जाता है लेकिन शराब के बोतल के साथ ऊपर आता है। हर तरफ ढूंढने के बावजूद भी अयान को कहीं पानी नहीं मिला था, इसलिए वहां मौजूद शराब की बोतलों को ही अयान वहां ले आया था। अयान उसके बाद सारे लोगों के मुंह पर शराब उड़ेल देता है जिसकी वजह से जमाल के अलावा सारे लोग होश में आ जाते हैं। वो लोग अयान को सामने देखकर वहां से उठने को कोशिश करते हैं लेकिन बंधे होने की वजह से वो उठ नहीं पाते। उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए अयान को कहता है कि तुझे पता है हम लोग जमाल भाई के आदमी हैं, अगर तूने हमारे साथ कुछ भी किया ना तो जमाल भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अयान कहता है कि जरा तुम लोग अपने बगल में तो देखो। वह लोग अपने बगल में देखते हैं तो वहां मौजूद आदमी को देखकर शौक के मारे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन लोगों को शौक में देखकर अयान कहता है कि तुम्हारे जमाल भाई भी यहाँ मौजूद है। तुम लोग चिंता मत करो, जमाल भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर जाएंगे। अयान की बातों को नजरअंदाज करके वो लोग जमाल को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक जो जमाल के बगल में ही बंधा हुआ था वह जमाल को कहता है कि जमाल भाई हम सारे लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया है। उनके काफी बोलने के बावजूद भी जमाल होश में नहीं आ रहा था। अयान भी जमाल को होश में देखना चाहता था, इसलिए अयान एक बार फिर से शराब को उसके मुंह पर उड़ेल देता है लेकिन जमाल होश में नहीं आता। अयान को अब बोरियत महसूस होने लगी थी, इसलिए अयान जमाल के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से जमाल चिल्लाते हुए होश में आ जाता है। वो लोग कुछ बोलने वाले ही होते हैं कि अयान उन्हें रोक देता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-45 शराब में भी आग लगती है। जमाल के होश आने के बाद वह सारे लोग कुछ कहने वाले ही होते हैं कि अयान उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, पहले मैं अब तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं ताकि मरने के बाद तुम लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि तुम्हें किसने मारा। अयान के इस बात को सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। जमाल दर्द भरी आवाज में कहता है कि तुझे पता नहीं है, मैं जाफर भाई का खास आदमी हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तू और तेरा पूरा खानदान नहीं बचेगा। अयान कहता है कि तुम लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए। जमाल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अयान कहता है कि तुम लोग मुझे गौर से देखो और ये बताओ कि तुम लोगों मुझे पहचानते हो या नहीं। जमाल और बाकी सारे लोग कहते हैं कि हम तुझे नहीं जानते और तुमने हमें यहाँ बांध कर क्यों रखा है? अयान कहता है कि सब्र रखो, एक एक करके मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ। अयान कहता है कि आज से 6 महीने पहले तुम्हें उत्कर्ष श्रीवास्तव का कत्ल याद है ना? जमाल कहता है कि हाँ याद है, तो इसे तुम्हारा क्या? अयान हंसते हुए कहता है कि उत्कर्ष श्रीवास्तव ऊपर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। उसने मरते वक्त मुझे कहा था मेरे पीछे कम से कम जमाल को भेज देना ताकि मेरा मन लगा रहे। अयान के इस बात को सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले धरती खिसक जाती है। जमाल कहता है कि तुमने उत्कर्ष श्रीवास्तव को मारा? अयान कहता है कि हाँ मैंने ही मारा। जमाल कहता है कि लेकिन तुमने उसे क्यों मारा, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? वो हमारी तरह कोई गुंडा नहीं था। अयान कहता है कि इन सब चीजों को जानने के लिए तुम्हें 1 महीने और पीछे चलना होगा। तुम लोगों को होटल ब्लू हेवन में हुआ बम ब्लास्ट याद है? जमाल कहता है कि हाँ याद है। अयान कहता है कि तब तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम लोगों ने उस बम ब्लास्ट के जरिए मेरे पूरे खानदान को मरवा दिया था। जमाल कुछ वक्त तक सोचता है और कहता है कि तुम अयान रहेजा हो। अयान कहता है कि हाँ अब तुम पॉइंट पर पहुंचे हो, मैं ही हूँ अयान रहेजा और मैंने ही तुम्हारे साथी उत्कर्ष श्रीवास्तव को ऊपर पहुंचा दिया। इससे पहले कि जमाल कुछ कह पाता अयान कहता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। जमाल कहता है कि एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए न तो तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, तुझे गाड़ी से बांधकर मुंबई की गलियों में घसीटेंगे। अयान हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा तब ना होगा जो तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे। फिलहाल तुम लोग ऐसे किसी पोजीशन में नहीं हो कि ऐसी बात कह सको। अयान कहता है कि तुम लोगों को मारना मेरे लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। 4 आदमियों में से एक कुछ कहने की कोशिश करता है तो अयान उसके मुंह के पास जाकर उसे कहता है चुप हो जा, तुझे दिख नहीं रहा है क्या ये 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों पड़ रहा है? अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो गर्दन काट के हाथ में दे दूंगा। उनकी बातों को सुनकर वह आदमी चुप हो जाता है क्योंकि उसे आज भी याद था कि उत्कर्ष श्रीवास्तव की क्या हालत हुई थी। अयान कहता है कि तुम लोग मेरे सवालों के शराफत से जवाब दोगे या मैं भी तुम्हें उत्कर्ष श्रीवास्तव के जैसा टॉर्चर करूं। जमाल कहता है कि तुझे अपने खानदान के मौत के बारे में जानना है न तो इसके लिए तुझे अगला जन्म लेना होगा क्योंकि तू बहुत जल्द मरेगा। अयान कहता है कि तू मुझे बताएगा या मैं तुझे टॉर्चर करूं। जमाल और उसके सारे लोग कहते हैं कि तुझ में इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे मुंह से कुछ उगलवा ले। अयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोटा सा नमूना दिखाता हूं।
अयान बगल के टेबल पर पड़े हुए लाइटर को उठाता है और उनमें से एक आदमी के मुंह में आग लगा देता है। वह आदमी दर्द से छटपटाने लगता है और इस नजारे को देखकर सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि इसे बुझाओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। अयान वहां मौजूद कपड़े से उस आदमी की आग को बुझा देता है। कौन कहता है कि अगर तुम लोगों ने मैंने सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए तो इसकी आग को तो मैंने बुझा दिया, लेकिन तुम लोगों को जला दूंगा। अयान जमाल से पूछता है कि तुमने बम किसकी मदद से उस होटल के अंदर लगाया था। जमाल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब काम जाफर भाई ने किया है तो उन्हीं से जाकर पूछो। अयान कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, अगर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अयान उसके बाद जमाल के पेंट पर थोड़ा सा शराब गिराता है और उस पर आग लगा देता है। जलन होने की वजह से जमाल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन हिलडुल नहीं पाने की वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जमाल चिल्ला रहा था और अयान कहता है कि मुझे उत्कर्ष श्रीवास्तव ने पहले ही बता दिया था कि बॉम्ब को तुम्ही ने सेट किया था, इसलिए अगर तुम सच कहोगे तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद अयान जमाल की आग को बुझा देता है। आग बुझते ही जमाल पूछता है कि ये तुम आग कैसे लगा रहे हो। अयान कहता है कि तुम्हें तो ये पता ही होगा कि शराब में भी आग लगती है। पानी नहीं मिला इसलिए मैंने तुम लोगों को उठाने के लिए शराब को इस्तेमाल किया। टू बी कंटिन्यूड। CH-46 तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। अयान जमाल को राजी कर लेता है कि वो उसके कुछ सवालों के जवाब दे। जमाल भी अयान के इस रूप को देखकर एक बार के लिए डर गया था। ये फार्म हाउस जंगल के अंदर था जहां उन्हें बचाने भी कोई आने वाला नहीं था। अयान ने उनके फोन को भी अपने पास रख लिया था। अयान जमाल से पूछता है कि तुमने उस होटल में बॉम्ब कब, कैसे और क्यों लगाया था। जमाल आखिरकार कहता है कि मैंने जाफर भाई के ऑर्डर पर यह सब किया। उन्होंने कहा था कि 2 लोग बॉम्ब लेकर वहां पहुंचे थे। वो लोग ब्लास्ट वाले दिन सुबह में बॉम्ब लेकर आए थे, मैंने बस उनकी मदद की। अयान पूछता है कि वो 2 लोग कौन थे। जमाल कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, मुझे बस उनकी तस्वीर भेजी गई थी जिससे मैंने उन्हें पहचाना और उनकी मदद की। अयान कहता है कि और किन लोगों का हाथ था इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। जमाल कहता है कि ये सिर्फ जाफर भाई जानते हैं। अयान कहता है कि उन 2 लोगों की तस्वीर अभी भी तुम्हारे फोन में है। जमाल कहता है कि हाँ है। अयान उसका फोन उठाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पासवर्ड लॉक होने की वजह से खुलता नहीं। अयान जमाल की तरफ देखते हुए पूछता है कि पासवर्ड बता। जमाल भी पासवर्ड बता देता है और अयान को दोनों लोगों की तस्वीर मिल जाती है। अयान उन दोनों का अपने फोन से फोटो खींच लेता है। ऐसा अयान ने इसलिए किया था क्योंकि अगर उसने फोटो अपने फोन में ट्रांसफर करता तो शायद पुलिस उसे पकड़ सकती थी। अयान उसके फोन को साइड में रख देता है और जमाल से पूछता है कि राजकुमार जिंदल का इन सब से क्या लेना देना है। जमाल कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता। अयान भी सोचता है कि जमाल सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है जिसे ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। अयान जमाल को छोड़कर उन 4 लोगों के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने अक्षय को क्यों मारा। उनमें से एक कहता है कि हमने किसी अक्षय को नहीं मारा, हमने तो ये नाम पहली बार सुना है। अयान कहता है कि ओह, ऐसी बात है तो तुम लोग उस दिन स्लम एरिया के पीछे वाले बिल्डिंग में क्या करने गए थे। अयान के इस बात को सुनते ही वो आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है कि तुझे कैसे पता। अयान कहता है कि मैं वहीं मौजूद था जब तुम 5 लोगों ने अक्षय को मारा था। उस वक्त तुम्हारे 5वें साथी को गोली भी लगी थी, वो यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं आया क्या। उनमें से एक धीमी आवाज में कहता है कि कैसे आएगा, उस दिन जाफर भाई ने उसे टपका डाला। धीमी आवाज होने के बावजूद अयान ने उसे सुन लिया था और अयान कहता है कि तुम लोग मुझे बस इतना बताओ कि तुम लोगों ने अक्षय को क्यों मारा। वो आदमी कहता है कि हमें जाफर भाई ने जो ऑर्डर दिया वो हमने किया, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता। अयान उसके बाद जमाल के सामने खड़ा हो जाता है, पूछता है कि तुम्हें तो कुछ जरूर पता होगा। जमाल कहता है कि जाफर भाई ने बस इतना ही बताया था कि अक्षय नाम के आदमी के पास कुछ सबूत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। जाफर भाई ने उसे खरीदने की भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से हमें उसे मारना पड़ा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अयान उसके बाद उस गन में साइलेंसर फिट करने लगता है जिसे देखकर सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। जमाल कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे। अयान अपना काम खत्म करने के बाद कहता है कि तुम लोग जीने के लायक नहीं हो। इस समाज के लिए तुम लोग एक खतरा हो जिसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना जरूरी है। इससे पहले कि जमाल कुछ कह पाता अयान उसके खोपड़ी के बीचों बीच गोली मार देता है। जमाल वहीं दम तोड़ देता है। जमाल के मरते ही बाकी के चारों लोग डर की वजह से थर थर कांपने लगते हैं। एक ने तो वहीं अपनी चड्डी गीली कर दी थी। अयान उसके बाद बारी बारी से चारों को भी खोपड़ी के बीचों बीच गोली मार देता है। चारों वहीं मौके पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। अयान उनके रस्सियों को खोल देता है और उन्हें घसीटते हुए छत पर ले जाता है। अयान उसके बाद नीचे से और शराब की बोतलें के आता है, उन 5 के शरीर को कमर तक भिगो देता है और उन्हें रस्सी के सहारे छत से लटका देता है। अयान ने उनके पीठ पर शराब से एक्स लिख दिया था। अयान उसके बाद जमाल के फोन से जाफर को फोन लगाता है और कुछ ही देर के बाद जाफर फोन उठाते हुए कहता है कि जमाल तू कहाँ चला गया है, मुझे यहाँ तेरी जरूरत है। अयान अपनी आवाज भारी करते हुए कहता है कि जमाल अब कभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अयान की बातों को सुनकर जाफर कहता है कि तुम कौन हो और जमाल कहाँ है। अयान कहता है कि मैंने जमाल को उत्कर्ष श्रीवास्तव के पास पहुंचा दिया है।
उतक रश श्रीवास्तव बेचारा अकेले बोर हो रहा था तो मैंने कंपनी देने के लिए जमाल और उसके लोगों को उसे कंपनी देने भेज दिया। चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचा दूंगा। इससे पहले कि जाफर कुछ बोल पाता अयान फोन काट देता है। अयान उसके बाद उस नंबर पर फोन करता है जिससे वो लोग पैसे लाने के लिए किसी को ब्लैकमेल कर रहे थे। सामने वाला फोन उठाते ही कहता है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब बताओ कि मैं पैसे लेकर कहाँ आऊं। अयान कहता है कि आपको पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक लोकेशन भेजता हूं और आप यहां आकर विप्लव चौधरी को लेकर जाए। उसके बाद अयान फोन काट देता है और उन्हें वहां का लोकेशन भेज देता है। अयान सोचता है कि उसे एक जगह और फोन करना चाहिए। CH-47 पुलिस की छानबीन। अयान सोचता है कि उसे पुलिस को भी यहां बुला लेना चाहिए। अयान उसके बाद पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है और उन्हें कहता है कि उनके पुलिस स्टेशन के पास वाले जंगल में 5 लोगों का मर्डर हो गया है। उसके बाद अयान फोन काट देता है और उन 5 को आग लगा देता है। उसके बाद अयान नीचे आता है और उसी खिड़की से वापस चला जाता है जहां से आया था। अयान ने अंदर अपने सारे फुटप्रिंट्स मिटा दिए थे और फिंगरप्रिंट्स आने का कोई सवाल उठता ही नहीं था क्योंकि अयान ने सारे कान ग्लव्स पहनकर किए थे। अयान वहां से निकलने के बाद एक नाले में अपने ग्लव्स को फेंक देता है और छुपते हुए वापस अपने घर में पहुंच जाता है। चूंकि अब शाम हो चुकी थी तो अयान जल्दी से उस इंट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को बंद कर देता है और जल्दी से वापस दिल्ली जाने के लिए निकलने लगता है। अयान वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर घर के एक कोने में जाकर रुक जाती है। अयान को धूल पड़ी हुई एक पैकेट दिखती है जिसे देखकर अयान को याद आता है कि यह वही पैकेट है जिसे काशीनाथ ने जाते वक्त दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उसके परिवार ने उसके लिए छोड़ा है ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो अयान का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अयान सोचता है कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो उसके फ्यूचर को बदल सकता है। अयान उस पैकेट को उठाकर उस पे पड़ी हुई धूल को साफ करने लगता है। अयान उसे वहीं देखना चाहता था लेकिन उसका अभी मुंबई में रहना सही नहीं था, इसलिए अयान उस पैकेट को अपने बैग में डाल लेता है और अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। अयान कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली की ट्रेन पकड़कर मुंबई से चला जाता है। दूसरी तरफ एक ही वक्त पर पुलिस और विप्लव चौधरी के परिवार के लोग उस जंगल के फार्म हाउस के बाहर पहुंच गए थे। एक गाड़ी से 50 साल का आदमी उतरता है जिसे देखकर सारे पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं। उनमें से कहता है कि चौधरी साहब आप यहाँ जंगल में क्यों आए हैं। वो 50 साल का आदमी जिसका नाम प्रभात चौधरी था जो चौधरी कंस्ट्रक्शन का ओनर था कहता है कि किसी ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पोते को किडनैप करके यहीं रखा गया है, इसलिए मैं यहाँ अपने पोते के लिए आया हूँ। क्या तुम लोग भी यहाँ मेरे पोते को बचाने आए हो। पुलिस वाला कहता है कि नहीं सर, किसी ने हमें फोन करके बताया कि यहाँ 5 लोगों का खून हो गया है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। पुलिस की बातों को सुनकर प्रभात चौधरी यह सोचकर डर गया था कि कहीं किडनैपर्स ने विप्लव का खून तो नहीं कर दिया। प्रभात चौधरी जल्दी से उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। उनमें से एक कहता है कि आप यहीं रुकिए चौधरी साहब, हम अंदर देखते हैं। प्रभात चौधरी पुलिस वालों की बात मानकर वहीं रुक जाता है और कुछ को छोड़कर बाकी पुलिस वाले फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद कुछ लोग नीचे और कुछ ऊपर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ एक बच्चे को किडनैप किया गया है। सारे लोग विप्लव चौधरी के पास पहुंचकर देखते हैं कि उसे कुर्सी से बांधा गया था और उसकी आंखों को भी कपड़े से ढक दिया गया था। कुछ आदमी उसे आजाद करते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं, तभी एक कांस्टेबल दौड़ते हुए अंदर आता है और कहता है कि सर जल्दी बाहर चलिए। उस कांस्टेबल को फॉलो करते हुए सारे पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एक पुलिस वाला उस कांस्टेबल से पूछता है कि अब बताओ बाहर क्यों लेकर आए हो। वह कांस्टेबल उस फार्म हाउस के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सर वहां देखिए कुछ जल रहा है। उस कांस्टेबल की बातों को सुनकर बाकी सारे लोग भी ऊपर देखने लगते हैं जहां उन्हें 5 चीजें जलती हुई नजर आती है। वह पुलिस वाला गौर से देखता है और कहता है कि जल्दी जाओ, तुम लोग ऊपर जाकर देखो कि क्या जल रहा है। उसकी बात सुनकर सारे लोग दौड़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाते ही वो लोग देखते हैं कि 5 लोगों की लाशें रस्सी के सहारे लटकी हुई थी और उनके मुंह जल रहे थे। उसके बाद सारे लोग उन लाशों की आग बुझाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सारे पुलिस वाले उस पूरे फार्म हाउस को ब्लॉक कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। प्रभात चौधरी भी विप्लव के साथ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जाफर आनंद फानन में अबुल आजाद के क्रूज पर पहुंचता है और कहता है कि भाई गजब हो गया। अबुल आजाद पूछता है कि क्या हुआ है और तुम इतने हड़बड़ाए और घबराए हुए क्यों हो और क्या गजब हो गया है। अबुल आजाद की बातों को सुनकर जाफर कहता है कि आजाद भाई, किसी ने जमाल को टपका डाला है। अबुल आजाद कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे धंधे में मर्डर तो होते ही रहते हैं। जाफर कहता है कि जमाल को मारने के बाद किलर ने मुझे फोन करके धमकाया है कि अगली बारी मेरी है। अबुल आजाद कहता है कि किसी ने तुम्हें गलत फोन किया होगा क्योंकि अभी तक तो कहीं से जमाल के मौत की खबर मेरे पास नहीं आई है। उसी वक्त अबुल आजाद टीवी ऑन करता है और कहता है कि देखो कहीं भी जमाल की मौत की कोई खबर है। जाफर कहता है कि आजाद भाई, उसने कहा था कि 6 महीने पहले उसी ने उत्कर्ष श्रीवास्तव को टपका दिया था। अबुल आजाद जाफर के इस बात को सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसी वक्त टीवी पर जो न्यूज आता है उसे देखकर अबुल आजाद अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जाफर। टू बी कंटिन्यूड। CH-48 धीरज और उसके सस्पिशियस साथी।
टीवी पर आ रही न्यूज को देखकर अबुल आजाद अपने सोफे से खड़ा होते हुए जाफर को देखकर कहता है कि ऐसा कैसे हो गया? तुम लोगों के हाथ से चौधरी खानदान का लड़का कैसे बचकर भाग गया? हमें वो 50 करोड़ देने वाला था। जाफर कहता है कि मैं भी तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमाल उस बच्चे की रखवाली कर रहा था और वो बच्चा भाग गया। टीवी में भी दिखाया जा रहा है कि वहां 5 लोगों की लाश मिली है। उस किलर ने भी मुझे धमकी दी थी। एक बार जमाल ने बताया था कि उसने 4 लोगों को उस बच्चे की देखरेख के लिए रखा था। टीवी वाले भी बता रहे कि 5 लोगों की लाश मिली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब प्रभात चौधरी का किया धरा है। इस बार अबुल आजाद जाफर की बातों से सहमत लग रहा था। अबुल आजाद जाफर को कहता है कि जाओ और पता करो कि इन सब में प्रभात चौधरी का कितना हाथ है। उसके बाद जाफर वहां से चला जाता है। अबुल आजाद मन ही मन सोचता है कि कोई तो है जो मेरे लोगों को टारगेट बना रहा है। जाफर अपना फोन निकलता है और किसी को फोन लगाने लगता है। सामने वाले के फोन उठाते ही अबुल आजाद कहता है कि ए कमिश्नर, अगर मुझे 1 हफ्ता में उन 5 लोगों के कातिल का नाम पता नहीं चला तो मैं तुम्हारे पिछुआरे को गोलियों से भून डालूंगा। कमिश्नर डरते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए आजाद भाई, मैं इस केस को अभी फास्ट ट्रैक पर रखता हूँ। अबुल आजाद चिल्लाते हुए कहता है कि जो करना है वो करो, लेकिन 1 हफ्ते में मेरे को कातिल चाहिए। कमिश्नर ठीक है आजाद भाई कहते हुए फोन काट देता है। अयान अगले दिन दिल्ली पहुंच जाता है और देखता है कि अभी कॉलेज फिर से शुरू होने में कुछ वक्त बाकी था। किसी को शक ना हो जाए इसलिए अयान नोएडा के लिए निकल जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद अयान को अपने एक दोस्त की याद आता है जो नोएडा में रहता था। अयान उसे फोन मिलाने लगता है। सामने से फोन उठाते ही एक आदमी कहता है कि कौन बोल रहा है? अयान कहता है कि जिसके पेपर से एग्जाम में छाप छाप कर तू आज तक पास होता आया है वही बोल रहा हूँ। सामने वाला कहता है कि क्या बात है अयान भाई, काफी दिनों के बाद याद किया। अयान कहता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, 2 घंटों में मुझे रेलवे स्टेशन पर पिकअप करने आ जा। सामने वाला कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ यार, लेकिन मैं तुझे एक पता भेजता हूँ, वहां पहुंच जाना, वहां से मेरा एक दोस्त तुझे पिकअप कर लेगा। अयान हाँ कहकर फोन काट देता है। लगभग 2 घंटों के बाद अयान अपने उस दोस्त के भेजे गए पते पर पहुंचकर इंतजार करने लगता है। तभी तो लोग अयान को आकर कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम ही अयान है? अयान उनकी तरफ घूमता है और कहता है कि हाँ मेरा ही नाम अयान है। उन दोनों में से एक कहता है कि मुझे धीरज ने भेजा है आपको रिसीव करने के लिए। अयान हाँ में अपना सर हिला देता है, उनके साथ चलने लगता है। उन दोनों लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अयान ने उन्हें कहीं देखा था। अयान को याद नहीं आ रहा था कि उसने इन लड़कों को आखिर देखा तो देखा कहाँ। कुछ ही देर में अयान एक शानदार घर के बाहर पहुंच जाता है। वो दोनों आदमी अयान को कहते हैं कि यही धीरज भाई का घर है। अयान वहां उतर जाता है और दोनों लड़के गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। अयान उसके बाद धीरज को फोन लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। धीरज अपने घर से बाहर आता है और अयान को रिसीव करके अंदर ले जाने लगता है। अयान धीरज से पूछता है कि जो 2 लड़कों को उसने उसे रिसीव करने के लिए भेजा था वह कौन है? धीरज कहता है कि ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं। अयान पूछता है कि ये दोनों तुम्हारे लिए किस तरीके से काम करते हैं? धीरज कहता है कि मैंने जो भी काम बोलता हूँ वही ये कर देते हैं। अयान पूछता है कि इनका क्या नाम है? धीरज कहता है कि एक का नाम राजू है और दूसरे का नाम असलम है। दोनों काम के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे थे तो मैंने उन्हें काम पर रख लिया। धीरज को अयान ने पिछले कुछ सालों से नहीं देखा था। धीरज इस बार काफी बदल गया था। अयान कुछ देर के बाद धीरज के गर्दन के बाईं तरफ एक अजीब तरीके के आंख की टैटू देखता है जो उन दोनों लड़कों के टैटू से मैच करता था जो उसे यहाँ ड्रॉप करने आए थे। अयान उससे पूछता है कि उसने इस अजीब किस्म के टैटू को क्यों बनवा लिया है। धीरज बात को बदलकर कहता है कि अरे यार इस टैटू को छोड़ो, तो मैंने तो इसे बस ऐसे ही स्टाइल के लिए बनवाई थी। मेरे घर के अंदर आओ यार, अभी 6 महीने पहले ही खरीदी है। अयान धीरज को कहता है कि तुम्हारे परिवार वाले तो काफी ज्यादा गरीब थे, तो तुम्हारे पास इतना शानदार फार्म हाउस खरीदने के लिए पैसे कैसे आए? धीरज कहता है कि तुम आम खाओ ना यार, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? मैंने कंपनी को ज्वाइन किया और कुछ ही महीनों में इतना पैसा कमा लिया कि इस शानदार फार्म हाउस को खरीद सकूं। धीरज कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार के मौत के बारे में पता चला यार, बहुत ज्यादा दुख हुआ जानकर। अयान कहता है कि इन सब टॉपिक्स को मत छेड़ो यार, जाने दो। अयान के इतना भर कहने से धीरज टॉपिक बदलता है, पूछता है कि अपना आदित्य कैसा है यार? अयान कहता है कि ठीक ठाक है, वैसे तुझे कभी कभार याद कर लेता है। धीरज अपने एक नौकर को कहता है कि जाओ और अयान को उसका कमरा दिखा दो और यह कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहेगा। इसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अपना बचपन के लंगोटिया यार है। धीरज कहता है कि जा भाई फ्रेश हो जा, मैं नीचे तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। उसके बाद धीरज वहां से चला जाता है और अयान फ्रेश होने लगता है। अयान जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकलता है तभी उसे उन दोनों लड़कों के बारे में याद आ जाता है कि उसने उन दोनों को कहाँ देखा था। टू बी कंटिन्यूड। CH-49 धीरज का खौफनाक राज। जैसे ही अयान को याद आता है कि उसने इन दोनों लड़कों को कहाँ देखा है तो वो जल्दी से बाहर आता है और अपने फोन को देखने लगता है। अयान एक फोटो निकालता है जिसे देखकर उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। अयान तो उन फोटोज को देखकर इतना शॉक हो गया था कि उसे इस बात का आभास ही नहीं रहा कि धीरज का नौकर इतने वक्त में उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो नौकर कहता है कि अयान सर आपके लिए खाना लग गया है।
उस नौकर की आवाज सुनकर अचानक अयान होश में आ जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ। वह नौकर फिर से कहता है कि आपके लिए खाना लग गया है तो आप चलकर खा लीजिए। अयान उसे कहता है कि आप जाइए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसके बाद वो नौकर वहां से चला जाता है। अयान थोड़ी देर के बाद नीचे जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। अयान अभी रूम से बाहर निकला ही था कि उसे अपने बगल वाले रूम से कुछ आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा है। अयान उस बात को सुनने के लिए उस रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। अंदर से उसे धीरज की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा हो। अयान अपना कान लगाकर धीरज की बातें सुनने लगता है। धीरज किसी से बात करते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए बॉस, इस अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस का मैं बहुत जल्द पता लगाता हूँ। इसके लिए मैं कल ही दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ। मैं इस होटल हवाई के आसपास सारे जगहों पर अपने आदमियों से पूछताछ करूंगा। जिस किसी ने भी हमारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है उसकी हम ऐसी हालत करेंगे कि उसका खानदान उसे पकड़ नहीं पाएगा। धीरज फिर कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है बॉस? वो मुंबई वाला बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं ना बॉस? ब्लू हेवन होटल वाला जिसमें रहेजा फैमिली का नामो निशान मिट गया था। क्या बात कर रहे हो बॉस? कोई अबुल आजाद के गैंग को निशाना बना रहा है। हाँ बॉस, याद है अपने छोकरों के साथ डील करने कोई जमाल आया था। क्या जमाल को किसी ने टपका डाला? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ठीक है बॉस, हम लोग सावधान रहेंगे। हाँ बॉस, अयान रहेजा बच गया था। वो किसी का खून नहीं कर सकता है। जमाल की खून नहीं, उसे कोई हाथ नहीं हो सकता है क्योंकि वह तो अभी मेरे घर में है। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, छुट्टियों में मेरे यहाँ आया है। मैं पता करता हूँ, अगर वो मुंबई गया होगा तो साले को यहीं काट के गाड़ दूंगा। ठीक है बॉस, आई गैंग का वर्चस्व कायम रहे। उसके बाद उस रूम से आवाज आना बंद हो जाता है। अयान समझ जाता है कि धीरज ने फोन कट कर दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो अयान के जमीन के नीचे से धरती खिसक गई थी। उस तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धीरज जैसा लड़का इतना खतरनाक भी हो सकता है। अयान जल्दी से अपने रूम में आ जाता है। करीब 2 मिनट के बाद अयान फिर से अपने रूम से निकलता है और सामने धीरज को खड़ा पाता है। अयान को डर लग रहा था कहीं धीरज को पता तो नहीं चल गया कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। धीरज कहता है क्या यार, तुम अभी तक अंदर ही हो? नीचे खाना ठंडा हो रहा है और तुम्हें अभी तक हो। अयान को इस बात से संतुष्टि मिल रही थी कि धीरज को इस बात का कोई पता नहीं है कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। अयान धीरज को कहता है कि यार मैं फ्रेश हो रहा था, इसी बीच एक दोस्त का फोन आ गया था तो वही थोड़ा बात कर रहा था। धीरज कहता है चल तो अब मेरे साथ ही चल नीचे। उसके बाद अयान और धीरज दोनों नीचे आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अयान खा ही रहा होता है कि राजू और असलम भी वहां पहुंच जाते हैं और अयान और धीरज को ज्वाइन करके खाना खाने लगते हैं। उन लोगों को साथ बैठकर खाना खाते हुए देखकर अयान एक बात पर विश्वास हो जाता है। अयान समझ गया था कि राजू और असलम धीरज के लिए काम नहीं करते बल्कि उसके साथी है। लेकिन अयान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी धीरज का उसके फैमिली के मौत से क्या लेना देना है। उसकी सोच तो इतनी खतरनाक हो गई है कि मुझे मारने से पहले जरा भी नहीं सोचेगा। अयान ने धीरज को कहा था कि वह यहाँ पर कल तक रुकने वाला है। अयान सोचता है कि कल तक उसे संभल के रहना होगा। अयान नोएडा इसलिए आया था ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि वह नोएडा जाने के बजाय मुंबई चला गया था और जमाल और उसके लोगों का कत्ल करने में उसी का हाथ है। धीरज की बातों से अयान को इतना साफ हो गया था कि धीरज भी आई गैंग के लिए काम करता है। धीरज का गोल उस अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को हासिल करना है जो अभी अयान के पास है। अयान तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड में से एक धीरज उसके फैमिली के कत्ल में इन्वॉल्व होगा। धीरज के इस खौफनाक राज ने अयान के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया था। धीरज जब अयान के साथ स्कूल में पढ़ा करता था तो वह काफी ज्यादा गरीब था और उसके पिता बहुत ही मुश्किल से उसके स्कूल के फीस को भर पाते थे। धीरज हमेशा कहा करता था कि वह एक दिन मेहनत करके इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उसके माता पिता को फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज धीरज को देखने और उसकी बातों को सुनने के बाद अयान को पता चल गया था कि उसके बचपन के उन शब्दों का क्या मतलब था। टू बी कंटिन्यूड। CH50 अयान का डर। धीरज अब एक माफिया बन चुका था जिसका सिक्का शायद नोएडा में चला करता था। इतने कम उम्र में धीरज आई गैंग के लिए काम करने लगा था जो अब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन में एक बन चुका था। धीरज शायद उस गैंग के खास लोगों में शुमार हो चुका था। अयान को बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि धीरज को उसके और उसके परिवार से क्या दिक्कत थी। ये जानते हुए भी कि यह परिवार उसके दोस्त का परिवार है फिर भी उसने उन्हें मरवा दिया। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि अयान को भी मार सकता था। अयान धीरज से पूछता है कि यार अंकल और आंटी नहीं दिख रहे हैं। धीरज अयान को कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि पापा और मम्मी ने मुंबई में आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ली और मुझे वहां से भागकर नोएडा आना पड़ा। अयान कहता है कि सॉरी यार, लेकिन तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था ना। धीरज कहता है कि कर्जदारों के चक्कर में मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। कुछ सालों के बाद मुझे नौकरी मिली और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अयान उसकी बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि आतंकवादी बनके इस मुकाम पर पहुंच गया है हरामी। ऐसा लगता है कि पैसों के लिए ही साले ने मेरे खानदान को मरवाया है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि किसी को इस बात की भनक न लगे कि मैं मुंबई भी गया था, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अपने गर्दन को कुल्हाड़ी पर मार दिया है।
अयान अभी यह सब सोच ही रहा था कि धीरज पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ यार। अयान कहता है कि कुछ दिनों की छुट्टी थी कॉलेज में तो सोचा कहीं चलते हैं। ऐसे ही छुट्टी ज्यादा दिन थी नहीं तो ज्यादा दूर में जा नहीं सकता था। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा काफी साल हो गए तुमसे मिले हुए तो एक बार तुमसे मिल लेते हैं। धीरज कहता है कि बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ आ गए तो तुम कहीं घूमने जाने वाले हो क्या कल? अयान कहता है कि मैं कल की सुबह ही मैं वापस कॉलेज के लिए निकलने वाला हूँ। अयान की बातों को सुनकर धीरज कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या जो भागने के लिए तैयार हो? अयान मन ही मन सोचता है कि मैं तुझे ये थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मैं तेरे डर से यहाँ से भाग रहा हूँ। तेरे साथ रहने का मतलब है अपनी जान हथेली पर लेकर घूमना। अयान धीरज को कहता है कि वह दरअसल प्रोजेक्ट वर्क शुरू होने वाला है ना कॉलेज में तो उसके लिए टॉपिक ढूंढना है फिर क्या क्या चाहिए उसका पता लगाना है और काफी सारी चीजें हैं जो 2 दिन में जमा करनी है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क में जो मेरे ग्रुप के लोग हैं ना सब के सब कामचोर किस्म के हैं यार कुछ करना ही नहीं चाहते हैं इसलिए मुझे वहां जाकर इन सब चीजों का जुगाड़ करना होगा। धीरज कहता है कि मैं समझ रहा हूँ यार, मैं भी कल सुबह दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ तो चलो तुम्हें भी वहां ड्रॉप कर दूंगा। अयान कहता है कि ठीक है। उसके बाद अयान खाना खत्म करता है और अपने रूम में पहुंच जाता है। अयान अपना फोन निकलता है और उसमें एक एप्लीकेशन खोलता है जो उस अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस से जुड़ा हुआ था। अयान उसे एप्लीकेशन की मदद से धीरज के फोन को कुछ सेकंड के लिए हैक करता है और उसके लेटेस्ट फोन नंबर्स को अपने फोन में कॉपी कर लेता है। अयान उस नंबर को हासिल करना चाहता था जो धीरज के बॉस का था। मैंने इस हैकिंग को इतनी सफाई से किया था कि धीरज को इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि किसी ने उसके फोन को हैक भी किया था। दूसरी तरफ मुंबई में वासु रेड्डी के घर पर फिर से सारे लोग जमा हुए थे। वहां पर वासु रेड्डी, अबुल आजाद, वसीम अंसारी, जाफर, संजय सिंघानिया, शबाना, राजकुमार जिंदल और एक लड़की थी। उस लड़की को अगर अयान देखता तो उसके पैरों तले धरती खिसक जाती। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा जिंदल थी। जाफर कहता है कि किसी ने जमाल और उन लोगों को मार दिया है जो उस फार्म हाउस में विप्लव चौधरी को किडनैप करके छुपे हुए थे। उस आदमी ने मुझे फोन पर कहा था कि उसने ही 6 महीने पहले उत्कर्ष श्रीवास्तव का कत्ल कर दिया था। उसने मुझे धमकी दी कि अगला नंबर मेरा ही है। जाफर की बात को सुनकर वसीम कहता है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो यह वही आदमी है जिसने उत्कर्ष श्रीवास्तव को मारा है? जाफर कहता है कि इसमें शक किस बात का, उसने मुझे फोन पर कहा है। वासु रेड्डी कहता है कि देखो जाफर तुम मुझे साफ साफ बताओ कि एग्जैक्टली उसने कहा क्या था। जाफर कहता है कि उस आदमी ने मुझे फोन करके कहा कि उत्कर्ष श्रीवास्तव ऊपर अकेला महसूस कर रहा था इसलिए उसे कंपनी देने के लिए जमाल उसके लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं जमाल को ज्यादा दिन तक अकेला महसूस नहीं कराऊंगा और उसके पीछे पीछे तुम्हें भी ऊपर भेज दूंगा। अबुल आजाद कहता है कि देखिए वासु भाई, आप किसी भी कीमत पर प्रशासन पर दबाव बनाए और उस किलर को दबोचिए। वह किलर हमारे गैंग को स्पेशली टारगेट कर रहा है। पहले उसने उत्कर्ष श्रीवास्तव को मारा जिसका हमारे गैंग से कुछ खास लेना देना नहीं था। वासु रेड्डी कहता है कि उत्कर्ष श्रीवास्तव का तुम्हारे गैंग से कुछ लेना देना नहीं था लेकिन संजय सिंघानिया से तो काफी कुछ लेना देना था। वासु रेड्डी की इस बात को सुनकर सारे लोग उसकी तरफ असमंजस में देखने लगते हैं। वासु रेड्डी को देखते हुए राजकुमार जिंदल पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है? टू बी कंटिन्यूड। CH-51 कौन है किलर? वासु रेड्डी की बात को सुनकर राजकुमार जिंदल उससे पूछता है कि आपके कहने का आखिर मतलब क्या है? वासु रेड्डी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह किलर संजय सिंघानिया से रिलेटेड लोगों को मार रहा है। तुम लोग ही सोचो कि पहले उसने उत्कर्ष श्रीवास्तव को मारा जिसका संजय सिंघानिया से काफी कुछ लेना देना था। जमाल का भी संजय सिंघानिया से लेना देना था। वासु रेड्डी जाफर को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा भी संजय सिंघानिया से काफी कुछ लेना देना है। वासु रेड्डी अबुल आजाद को कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह किलर तुम्हारी गैंग को टारगेट कर रहा है लेकिन वास्तविकता में वो संजय सिंघानिया से रिलेटेड लोगों को मार रहा है। इसका मतलब है कि उस किलर का संजय सिंघानिया से जाति दुश्मनी है। ऐसे कितने लोग हैं जिसकी संजय सिंघानिया से जाति दुश्मनी है ये तो सिर्फ संजय सिंघानिया ही बता सकता है। उसके बाद सारे लोग संजय सिंघानिया की तरफ देखने लगते हैं जो शांत बैठा कुछ सोच रहा था। संजय सिंघानिया उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने काफी लोगों को बर्बाद कर दिया है और कईयों को मार दिया है। इसलिए मेरा ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मुझसे जाति दुश्मनी रखने वाला ये अकेला आखिर कौन है। संजय सिंघानिया की बातों को सुनकर वासु रेड्डी उससे पूछता है कि हमें बस इतना बताओ कि हाल फिलहाल में तुमने किन किन लोगों को बर्बाद किया है, उनके परिवार में से किसी को मरवा दिया है। संजय सिंघानिया कहता है कि मैंने हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए चौधरी खानदान के एक लड़के को किडनैप करवाया था। इस किडनैपिंग को जमाल ने किया और मारा गया। 6 महीने पहले हमने रहेजा फैमिली को खत्म कर दिया लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक बच गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस जुर्म में उसका हाथ हो सकता है। उसके बाद संजय सिंघानिया कहता है कि उसके 2 महीने पहले मैंने राव फैमिली को भी बर्बाद किया था जिसकी वजह से वह लोग अपनी सारी संपत्ति और कंपनीज खो बैठे थे। मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन राव फैमिली हो सकती है। वासु रेड्डी कहता है कि तुम्हारे हिसाब से इसके पीछे रहेजा फैमिली के उस लड़के का हाथ या फिर राव फैमिली का हाथ है। लेकिन तुम ही ने मुझे बताया था कि उस किलर ने तुम्हें फोन करके कहा था कि तुमने उसके परिवार वाले को मरवा के समुद्र में फेंकवा दिया था। इस हिसाब से इसके पीछे ना तो रहेजा फैमिली के उस लड़के का हाथ हो सकता है और ना ही राव फैमिली का।
संजय सिंघानिया इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था। इसी कंफ्यूजन में वह वासु रेड्डी को कहता है कि तो आपके हिसाब से हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। वासु रेड्डी कहता है कि हमारा नहीं, तुम्हारा जाति दुश्मन। संजय सिंघानिया कहता है कि हाँ हाँ, मेरा ही दुश्मन कौन हो सकता है। वासु रेड्डी कहता है कि मेरे हिसाब से तुमने कुछ छोटे मोटे लोगों को भी मरवा दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उन्हीं में से किसी का हाथ है। संजय सिंघानिया कहता है कि अब तक तो मैं इतने सारे छोटे मोटे लोगों को मरवा चुका हूं कि मुझे याद ही नहीं है कि कितनों को मरवा चुका हूं। पिछले 6 महीने में मैं लगभग दर्जनों मर्डर करवा चुका हूं। कुछ मर्डर उन लोगों के हुए जो मेरी कंपनी का विरोध कर रहे थे और कुछ उन लोगों को मरवाया जो अपनी जमीन नहीं दे रहे थे। अब अगर हम इस हिसाब से चले तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। इन सारे मर्डर को अबुल आजाद और उसके गैंग वालों ने ही किया है, तो आपके हिसाब से आप सही है। पुलिस के मुताबिक जहां कहीं भी मर्डर होता है वहां के आसपास के कोई भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते। इसका मतलब है कि जो भी मर्डर है वह काफी पढ़ा लिखा और दिमाग वाला है। वह कुछ ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है जिससे सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद कर दे रहे हैं। संजय सिंघानिया आगे कहता है कि मेरे हिसाब से हम लोगों को फिलहाल काफी सावधान रहने की जरूरत है, वरना अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है। जाफर कहता है कि अगला नंबर उसका हिसाब से मेरा है। संजय सिंघानिया कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने तुम्हें कहा है तो तुझे ही मारे। अभी तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हें बचाने के पीछे पड़े रहे और इस बात का फायदा उठाकर वह किसी और को मार दे। वासु रेड्डी संजय सिंघानिया के इस बात को सुनकर कहता है कि मैं संजय सिंघानिया के साथ हूँ। वासु रेड्डी शबाना की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट करके आ रहा है। अब तक तुम लोग उत्कर्ष श्रीवास्तव के केस को नहीं सुलझा सके और अब जमाल और उसके लोगों का भी कैसा गया है। शबाना कहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट कुछ इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। शबाना की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। शबाना कहती है कि हमें इन दोनों क्राइम लोकेशन से एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं जो उस किलर के हो। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं जिनका कत्ल हुआ है। उस किलर के कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं लेकिन पूरी तरीके से बर्बाद थे, जिसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के सीसीटीवी कैमरे के खराब होने की वजह से हमें उस किलर की कोई तस्वीर भी नहीं मिली, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से बेबस हो गए थे। शबाना के इस बात को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि सीसीटीवी कैमरे को वर्क करने का काम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है। रहेजा फैमिली का वह लड़का जिसका नाम अयान रहेजा है वह भी इसी की पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इन सारे कत्ल के पीछे अयान रहेजा का ही हाथ है। जितनी जल्दी हो सके हमें पूरी मुंबई को छान मारकर अयान रहेजा को पकड़कर उसे खत्म कर देना चाहिए। राजकुमार जिंदल की बात को सुनकर स्नेहा कहती है कि इसके पीछे अयान रहेजा का हाथ नहीं हो सकता है। स्नेहा की बात को सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। टू बी कंटिन्यूड। CH52 पीछा छूटा। स्नेहा की बातों को सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सारे लोगों को अपनी तरफ देखते हुए स्नेहा कहती है कि अयान रहेजा अभी किसी काम से नोएडा गया हुआ है और अभी तक लौटा नहीं है। स्नेहा की बातों को सुनकर वासु रेड्डी कहता है कि अगर वह नोएडा में है तो उसने जमाल और उसके लोगों को नहीं मारा होगा। वासु रेड्डी की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सारे लोगों को बताया कि वह नोएडा जा रहा है लेकिन वह मुंबई आ गया हो और जमाल और उसके लोगों को मार डाला हो। बाकी सारे लोग राजकुमार जिंदल की बातों में हामी भरने लगते हैं। राजकुमार जिंदल स्नेहा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या कहती हो स्नेहा। स्नेहा कहती है कि शायद आप सही हो। स्नेहा अपना फोन निकालती है और कहती है कि मैं अभी कंफर्म करती हूँ कि वह कहाँ है। उसके बाद स्नेहा अपना फोन निकालती है और अयान को फोन मिलाने लगती है और स्पीकर ऑन कर देती है ताकि बाकी लोग भी सुन सके। दूसरी तरफ जैसे ही अयान के फोन पर स्नेहा का कॉल आता है तो अयान मन ही मन सोचता है कि ये मुझे क्यों फोन कर रही है। यहाँ धीरज के बारे में सोचकर मेरा हालत खराब है और ये मुझे फोन करके और ज्यादा परेशान कर रही है। अयान उसका फोन उठा लेता है क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो फोन उठाएगा नहीं तब तक स्नेहा फोन करती ही रहेगी। अयान फोन उठाते ही कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे फोन मत किया करो लेकिन फिर भी तुम मुझे फोन करती ही रहती हो। अयान की बातों को सुनकर स्नेहा कहती है कि मुझे तुमसे मिलना था इसलिए फोन किया। अयान कहता है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है। स्नेहा कहती है कि मुझे तुमसे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करनी थी। मुझे वंश से पता चला कि तुम दिल्ली में नहीं हो तो मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम कहाँ हो और कब आने वाले हो। अयान कहता है कि मैं अभी नोएडा में हूँ और कल सुबह दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जो पूछना होगा पूछ लेना। उसके बाद अयान फोन काट देता है। दूसरी तरफ अयान और स्नेहा की बातों को सुनकर वहां मौजूद लोगों को जरूर पता चल गया था कि अयान का जमाल के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। अब उन लोगों के लिए बात फिर से वहीं आकर अटक गई थी कि ये सब आखिरकार कौन रहा है। कुछ वक्त तक इसी विचार विमर्श पर लटके रहने के बाद सारे लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अयान यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी सुबह हो जाए और वह यहाँ से भाग जाए। अयान सो तो गया था लेकिन उसे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। इधर उधर करवट बदलते आखिरकार सुबह हो ही गई और अयान जल्दी से अपने सारे सामान को पैक करके वापस दिल्ली जाने के लिए नीचे आ गया था। अयान जैसे ही नीचे आता है तो देखता है कि धीरज अपने 4-5 और लोगों के साथ दिल्ली जाने के लिए निकलने ही वाला था।
अयान को देखते ही धीरज कहता है कि चलो यार हम लेट हो रहे हैं। अयान उन सारे लोगों को देखते हुए कैजुअली धीरज से पूछता है कि यह लोग कौन है यार। अयान की बातों को सुनकर धीरज कहता है कि यह लोग मेरे बिजनेस पार्टनर है। हम लोगों की दिल्ली में एक मीटिंग है इसलिए हम सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। धीरज को ऐसा लगता था कि अयान उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह अयान को अच्छी अच्छी बातें करके फंसा रहा था। अयान ने उस दिन धीरज की सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही अयान ने उन लोगों को देखा था वैसे ही अयान समझ गया था कि यह सारे लोग उसे ही ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद सारे लोग ही धीरज की गाड़ी में बैठ जाते हैं और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। अयान धीरज के बगल में ही बैठा था। धीरज अयान से पूछता है कि तुम्हें तो पता होगा ना कि लगभग 6 महीने पहले होटल हवा हवाई में आतंकवादियों ने हमला किया था। वहां पर काफी सारे लोग मारे भी गए थे। धीरज की बातों को सुनकर अयान कहता है कि हाँ यार फोन पर है, मैंने पढ़ा था। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि किसी ने उन सारे लोगों को मार दिया और वहां मौजूद सारे लोगों को बचा लिया। अयान की बातों को सुनकर धीरज अयान से पूछता है कि कौन था जिसने बचाया था, इसके बारे में कुछ पता है क्या। अयान धीरज से कुछ उगलवाने के लिए उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। धीरज कहता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी आतंकवादी ने हमला कर दिया, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। मुझे भी पता चला था लेकिन मुझे ये कोई मजाक लग रहा था, इसलिए मैं बस कंफर्म कर रहा था। अयान कहता है कि हाँ यार हमला किया था। कुछ देर के बाद वह सारे लोग अयान के कॉलेज के गेट पर पहुंच जाते हैं। अयान उसे बाय करके कॉलेज के अंदर चला जाता है। जैसे ही अयान देखता है कि धीरज और उसके लोग वहां से निकल गए हैं, उसके बाद अयान एक चैन की सांस लेता है और हॉस्टल तरफ जाते हुए मन ही मन कहता है कि चलो पीछा छूटा। अयान के दोस्तों को ये पता था कि अयान अगले दिन सुबह आने वाला है, लेकिन अयान ने सिर्फ स्नेहा को ही बताया था कि वो कल सुबह आने वाला है। जैसे ही अयान अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो अपने सामने दिख रहे नजारे को देखकर शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अयान के पैर के नीचे से धरती खिसक गया हो। टू बी कंटिन्यूड। CH-53 अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। अयान जैसे ही हॉस्टल के अपने कमरे की दरवाजा को खोलकर अंदर घुसने ही वाला होता है कि वहां का नजारा देखकर शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। अयान देखता है कि अंदर वंश के साथ एक लड़की थी। दोनों लगभग नंगे थे और एक दूसरे को बेतहसा चूमे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिनों एक दूसरे को खा जाएंगे। वो लड़की कौन थी ये तो अयान नहीं जानता था, लेकिन दरवाजे पे किसी की दस्तक ने उन लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ खींच लिया था। अयान को दरवाजे पर देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और वो लड़की अपने आप को कंबल के अंदर छुपा लेती है। वंश तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। अयान ये सब देखकर दूसरी तरफ घूम जाता है और दरवाजे को बंद करके हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। अयान अब ये सोच रहा था कि धीरज से वह बचेगा कैसे, क्योंकि धीरज अब कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहा था। अयान कैफेटेरिया में जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकालकर आई गैंग के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। काफी कुछ ढूंढने के बाद भी अयान को आई गैंग के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। अयान को बस इतना ही पता चलता है कि यह गैंग पिछले कुछ सालों से चल रहा है और यह अब पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका है। इस पूरे गैंग को कोई अघोरी नामक आदमी चला रहा है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड में एक ही नाम गूंजता है, अघोरी। इसे पकड़ने के पीछे दुनिया पड़ी है, लेकिन आज तक कोई उसके बाल तक भी नहीं पहुंच पाया। उसका इतना खौफ है कि कोई कभी आई गैंग के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करता। अयान समझ गया था कि उन लोगों को मारकर उसने आई गैंग यानी कि अघोरी से डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले ली है। इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर होने वाला था। इसीलिए अयान ने डिसाइड किया था कि अगले 6 महीने तक वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। जब तक अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस अयान के पास था तब तक कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। न तो आई गैंग के लोग और न ही अबुल आजाद के लोग अयान को पकड़ सकते थे। तभी अयान को वंश का फोन आता है और अयान वापस हॉस्टल में अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही अयान अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वह लड़की वहां से जा चुकी थी। वंश कहता है कि सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम आज ही आने वाले हो। अयान उसे कहता है कि यह सब करने से पहले दरवाजा तो कम से कम लॉक कर लेते। अयान की बातों को सुनकर वंश शर्माते हुए स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। अयान उसके बाद अपने सामान को वहां सेफली रख देता है और वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ धीरज कुत्ते की तरह दिल्ली की हर गलियों में उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने होटल हवा हवाई में उनके लोगों को मार दिया था। इसी उधेड़बुन में 6 महीने बीत जाते हैं और अयान की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अयान को मुंबई के ही एक कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। अयान वापस अपने घर में शिफ्ट हो गया था। अयान अपना सामान को बाहर निकाल रहा था जो वो हॉस्टल से लाया था। तभी अयान की नजर उस पॉकेट पर पड़ती है जो 1 साल पहले काशीनाथ जी ने उसे दिया था। अयान उस पॉकेट को लेकर हॉस्टल में भी गया था, लेकिन इन 6 महीनों में उसे इतना भी वक्त नहीं मिल पाया कि वह उस पॉकेट खोलकर देख सके कि आखिर उसमें है क्या। आज उस पॉकेट को एक बार फिर से देखकर अयान ने मन बना लिया था कि वह किसी भी कीमत पर यह आज देखकर नहीं रहेगा कि इस पॉकेट में है क्या। अयान उस पॉकेट को खोलने ही वाला था कि उसके फोन पर किसी का फोन आ जाता है। अयान उस फोन को रिसीव करता है तो वह फोन उसके बॉस अर्जुन राव का था। अयान कहता है कि बोलिए सर। अर्जुन राव कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस में आकर मिलो। अयान पूछता है कि कुछ बात है क्या। अर्जुन राव कहता है कि पहले आओ फिर बताता हूँ। अयान उस पॉकेट को संभाल कर रख देता है और अपने बॉस से मिलने उनके ऑफिस निकल पड़ता है।
ऑफिस पहुंचते ही अयान देखता है कि सारे लोग अर्जुन राव के पीछे एक साथ खड़े थे। अयान ये सब देखकर थोड़ा डर गया था क्योंकि ऐसा नजारा देखकर उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। अयान अंदर जाते ही पूछता है कि क्या हुआ है और आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। अयान को देखकर अर्जुन राव कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अयान पूछने ही वाला होता है कि उससे क्या गलत हो गया है, लेकिन अचानक कुछ धमाकों की आवाज होती है और अयान के ऊपर पतले पेपर्स की बारिश हो जाती है। अयान को गौर से देखने पर पता चला कि उनमें से कुछ ने पॉपर्स फायर किए थे। अर्जुन राव अयान के सामने आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से राव ग्रुप अब बहुत ऊपर जाने वाला है। अयान अपने सर से ए पर हटाते हुए कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन राव कहता है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर को देश के एक बहुत बड़ी कंपनी ने लॉन्च करने का फैसला किया है। अयान कहता है कि वह कौन सी कंपनी है। अर्जुन राव कहता है कि चक्रवर्ती ग्रुप्स ने इसे लॉन्च करने का फैसला किया है और हमें प्रॉफिट का 30% देने का वादा किया है। अयान उन्हें लेकर कोने में जाता है और कहता है कि आपकी कंपनी ने इसे खुद लॉन्च क्यों नहीं किया। अर्जुन राव कहता है कि अब तुमसे क्या छुपाना, यहाँ जितनी भी डील होती है वो सारी की सारी डील संजय सिंघानिया ही करता है और प्रॉफिट में उसका भी 10% है। मैं तुम्हें उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजों को संजय सिंघानिया को देने के लिए बुलाया है। उसी की वजह से हमें इतना बड़ा फायदा हुआ है। अयान कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह इसे संजय सिंघानिया के पास पहुंचा दूंगा। अयान उसके बाद अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने आप को कहता है कि अब आएगा खेल में मजा। उसके बाद अयान कुछ याद करके जोर जोर से हंसने लगता है और अपने गॉगल्स को पहन लेता है। टू बी कंटिन्यूड। CH54 अनट्रेसेबल वायरस। अयान ऑफिस से बाहर निकलने के बाद एक स्माइल देता है और वापस अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगता है जब उसका प्रोजेक्ट वर्क शुरू होने वाला था। चारों ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के बारे में सोचा था और उसके काम को 4 भाग में बांट लिया था। अयान उस सॉफ्टवेयर की फिनिशर करने वाला था, इसलिए उसने बाकी के वक्त में एक अनट्रेसेबल वायरस को डिजाइन किया था जिसका फंक्शन बिल्कुल अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस की तरह था। एक्चुअली अयान ने उसे अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस को समझकर ही बनाया था। ये वायरस एक बार जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता था उस सिस्टम को जिंदगी भर अयान जब चाहे तब अपने इस्तेमाल में ला सकता था। इस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त अयान ने इसमें वायरस को अटैच कर दिया था। अयान जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को संजय सिंघानिया को देगा और संजय सिंघानिया उसे अपने मशीनों में इंस्टॉल करेगा, वैसे ही अयान को उस मशीन से रिलेटेड हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा। अयान उसके बाद सो जाता है और अगले सुबह सॉफ्टवेयर और सारी चीजों को लेकर संजय सिंघानिया के कंपनी में पहुंच जाता है। जैसे ही अयान केबिन के अंदर घुसता है तो वहां काफी लोग मौजूद थे। वहां संजय सिंघानिया और उसका मैनेजर अरुण सिंह भी था जिसे अयान ये देने आया था। इनके अलावा वहां राजकुमार जिंदल और स्नेहा जिंदल भी थी। अयान अंदर जाता है और सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है और एक फाइल आगे बढ़ा देता है। अयान कहता है कि यह वह सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड चीजें हैं जिसे अर्जुन सर ने भेजा है। अरुण सिंह उसे ले लेता है और अयान वहां से जाने लगता है। अयान को रोकते हुए संजय सिंघानिया कहता है कि जो राव खानदान तुम्हारे पिता के आगे पीछे घुमा करते थे उन्हें आज तुम्हें सर कहना पड़ रहा है, बुरा लगता होगा है ना। राजकुमार जिंदल भी उसकी बातों में हाँ मिलाकर हंसने लगता है। उन लोगों को हंसते हुए देखकर स्नेहा भी हंसने लगती है। संजय सिंघानिया टेबल पर अपना हाथ रखकर खड़ा था। अयान पीछे आता है और संजय सामने खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि यह सब वक्त का खेल है। ये वक्त कब राजा को रंग बना दे और रंग को राजा ये बता नहीं सकते। आज मैं जिस जगह पर हूँ शायद कल उस जगह पर आप हो। अयान की बातों को सुनकर संजय सिंघानिया कहता है कि तुम तो बुरा मान गए, मेरा इंटेंशन तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। अयान कहता है कि लेकिन आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। राजकुमार जिंदल जो हंस रहा था उसे देखते हुए अयान कहता है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका खानदान अब इस जगह पर है जहां कभी मेरा खानदान हुआ करता था। उसके बाद अयान वहां से निकलते हुए कहता है कि आगे वक्त क्या कर दे ये तो मैं भी नहीं जानता। ये बोलने के बाद अयान वहां से निकल जाता है। अयान के जाने के बाद राजकुमार जिंदल कहता है कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें धमका रहा हो। संजय सिंघानिया कहता है कि अब इसके पास कुछ नहीं है और यह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास हर तरीके का सपोर्ट है, वो बस एक मुरझाया हुआ पौधा है जिसे हम जब चाहे तब उखाड़ सकते हैं। फिलहाल हमें इस सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना चाहिए जो हमें और अधिक अमीर बनाने वाला है। संजय सिंघानिया कहता है कि मैंने हाथ पैर जोड़कर चक्रवर्ती ग्रुप्स को इसके लिए मनाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। राजकुमार जिंदल कहता है कि आपने उन्हें इसके बारे में बताया था ना, तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। संजय सिंघानिया कहता है कि मैंने तो बस थियोरेटिकली ही उन्हें बताया था, लेकिन वो इसे अपनी आंखों से काम करते हुए देखना चाहते हैं। अब ये हमारे पास आ गया है तो मैं कल उन्हें दिखाने के लिए उनके आइलैंड पर जाने वाला हूँ। राजकुमार जिंदल कहता है कि पहले आप चेक तो कर लो कि यह सॉफ्टवेयर काम भी करता है या नहीं, वरना वहां अगर काम नहीं किया तो बेइज्जत होना पड़ेगा। संजय सिंघानिया उसे ट्राई करने के लिए अपने एक सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है और ट्राई करने लगता है और कुछ देर ट्राई करने के बाद कहता है कि मस्त तरीके से काम कर रहा है। इधर अयान के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अयान एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है कि तुम्हारे बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है संजय सिंघानिया। मैं तुझे पहले सड़क पर लाऊंगा और फिर तुझे दुनिया से उठा दूंगा। अयान जोरों से हंसने लगता है। अयान उसके बाद आदित्य को फोन लगाता है और फोन उठाते ही आदित्य कहता है कि अरे यार तुम कभी वक्त पर फोन क्यों नहीं उठाते हो।
अयान कहता है कि यार मैं एक जगह काम से गया था। बोलो सुबह सुबह क्यों फोन पर चढ़े हुए थे। आदित्य कहता है कि आज मैं एक पब में शाम को पार्टी देने वाला हूं तो तुझे भी आना है। इससे पहले कि अयान कुछ बोल पाता आदित्य कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कहने वाले हो कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं खुद तुम्हें पिक करने तुम्हारे घर आऊंगा। उसके बाद आदित्य फोन काट देता है। अयान को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अयान ने अर्जुन राव के खुश होने का फायदा उठाकर एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। अयान अब एक ही काम करने वाला था कि वह उस पैकेट को खोलकर पता करने वाला था कि आखिर उसके माँ और पिता ने उसके लिए ऐसा क्या छोड़ा है जो उसकी फ्यूचर को सिक्योर करेगा। पिछले एक साल से अयान इस पैकेट को खोल नहीं पाया था। टू बी कंटिन्यूड। CH55 अयान के माँ का राज। अयान उस पॉकेट को खोलने के लिए उसे टेबल पर रखता है और उसके कर को फाड़कर उसके अंदर के सारे सामान को टेबल पर उड़ेल देता है और कवर को डस्टबिन में फेंक देता है। उसके अंदर से कई तरीके की चीजें बाहर निकली थी। उसके अंदर 2 लॉकेट, कुछ कागज और एक डायरी थी। वह लॉकेट कमाल का था। उसमें एक हीरे का नगीना जड़ा हुआ था और उसपे किसी चीज की नक्काशी की हुई थी जो अयान को साफ साफ दिख नहीं रहा था। अयान इस लॉकेट को बगल में रखता है और दूसरे वाले लॉकेट को उठाता है और उसे खोलता है जिसमें किसी की तस्वीर थी। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी जो शायद अपने माता पिता के साथ थी। उन लोगों को अयान जानता नहीं था, इसलिए अयान उस लॉकेट को भी साइड में रख देता है और उन कागजों को देखने लगता है। लगभग 5 डॉक्यूमेंट्स था जिसे अयान एक एक करके पढ़ना शुरू कर देता है। पहले 2 डॉक्यूमेंट में अयान के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट रखे थे जो दोनों मिलाकर लगभग 50 करोड़ थे। अयान उसे देखकर समझ गया था कि उसके माँ बाप ने उसके लिए काफी कुछ छोड़ दिया है। तीसरा डॉक्यूमेंट किसी फार्म हाउस का था जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ की थी। अयान को कभी इस फार्म हाउस के बारे में पता नहीं था। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अयान को पता चलता है कि यह फार्म हाउस दिल्ली में ही कहीं था। अयान उसे भी साइड में रख देता है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है। एक डॉक्यूमेंट किसी बैंक के लॉकर का था। वह बैंक लंदन में था। अयान को ऐसी बातों का पाया जाना कभी नहीं सोचा था। अयान को वहां लॉकर की एक चाबी भी मिलती है। अयान अब आखिरी डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते ही अयान का दिमाग खराब हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट के अनुसार उसकी मां चक्रवर्ती ग्रुप्स के 25% शेयर्स की मालकिन थी। ये पढ़कर अयान को इतना बड़ा शौक लगा था कि कुछ देर तक उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी। कुछ देर के बाद अयान उस ढेर में और कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक डायरी के अलावा वहां कुछ नहीं था। अयान के हिसाब से लंदन के लॉकर में ही कुछ था जिसे उसे हासिल करना होगा। अयान को अब ये समझ नहीं रहा था उसकी मां का चक्रवर्ती खानदान से क्या लेना देना था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह था कि उसकी मां चक्रवर्ती ग्रुप्स में मालकिन में से एक थी। अयान का दिमाग ये सोचकर चकरा रहा था। अयान जितनी जल्दी हो सके लंदन जाकर इस लॉकर को देखना चाहता था। फिलहाल अयान के पास वह डायरी ही थी जिससे इस राज के बारे में और भी कुछ पता चल सकता था। अयान उन सारे चीजों को उठाकर अंदर संभाल कर रख देता है क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया था जिसे देखकर अयान वापस अपने बदले की तरफ आ जाता है। अयान ने डार्क वेब के जरिए सारे लोगों पर नजर रखा हुआ था। आज जाफर एक सुनसान जगह पर किसी से डील करने वाला था, जिसकी खबर अयान को लग गई थी। अयान जानता था अगर उसने जाफर को मार डाला तो मुंबई में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अयान जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जाफर आज डील करने वाला था। इस डील के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन अयान जानता था कि आज उसे एक बहुत ही बड़ा क्लू मिलने वाला था। अयान को वह जगह एक बंद पड़ा हुआ गोडाउन मालूम पड़ रहा था। अयान मन ही मन सोचता है कि यार ये गैंगस्टर लोग ऐसी सुनसान जगह पर ही डील क्यों करते हैं। आसपास दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नहीं है। अयान एक स्माइल देते हुए कहता है कि ऐसी जगह ये लोग मरने के लिए चुनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अयान जंगल के पास छुपकर देखने लगता है कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है। लगभग 1 घंटे के बाद वहां कुछ लोग एक महंगी कार से बाहर आते हैं और इस गोडाउन के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जाफर भी वहां अपने लोगों के साथ जीप में आ जाता है। जाफर लगभग 5 लोगों के साथ आया था। जाफर 4 लोगों के साथ अंदर चला जाता है और एक को वहीं छोड़ देता है। अयान ग्लोव्स पहनता है और उस बाहर खड़े हुए आदमी को निशाना बनाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अयान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके सर को जीप से टकरा देता है और उसे खींचकर जंगल में ले जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि अगर वह होश में आ जाए तो चिल्ला न सके। अयान की किस्मत ठीक थी क्योंकि जाफर का एक और आदमी बाहर आ जाता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है जो बाहर खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर जंगल के अंदर जाती है तो वहां एक आदमी को देखकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अयान बस यही चाहता था। वह आदमी अपनी बंदूक निकलता है और अयान के पास पहुंच जाता है और अयान के सर पर बंदूक रखते हुए कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। अयान पीछे घूमता है और उसके सर पर अपने हाथ में मौजूद पत्थर से उसके सर पर खतरनाक वार करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन छूट जाता है और वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कहीं वह चिल्ला न दे इसलिए अयान उसके सर पर कुछ और बार वार करता है और उसके बेहोश हो जाने पर उसे भी खींचकर एक पेड़ से बांध देता है। अयान अब ये सोच रहा था कि जाफर के बाकी लोगों को बाहर कैसे लाए। अयान को एक आइडिया आता है और वह जोर से चिल्ला देता है और यह सुनकर 2 और लोग बाहर आ जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH56 जाफर की बारी। अयान जब उन 2 लोगों को बाहर निकलते हुए देखता है तो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है।
वो दोनों लोग आसपास अपने साथियों को नहीं पाते हैं तो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कुछ देर तक आसपास ढूंढने के बाद एक आदमी कहता है कि ये दोनों कहाँ गए बे। दूसरा आदमी कहता है कि पता नहीं यार, साले कहीं मूतने गए होंगे। पहला आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दूसरा आदमी कहता है कि शायद तू सही बोल रहा है। इसके बाद दोनों अपना गन निकालते हैं और जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद दोनों अलग अलग होकर अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अयान को इसी बात का तो इंतजार था। अयान उनमें से एक को अप्रोच करता है। अयान पिछले आदमी के गन को लेकर उसके पीछे छुपते हुए जाने लगता है। अयान कुछ ही देर में उस आदमी के पीछे पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसे देखने लगता है। इस बात की भनक शायद उस आदमी को लग गई थी, इसलिए वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ उल्टा चलते हुए आने लगता है और पेड़ के पास पहुंचकर जल्दी से उस पेड़ के पीछे अपने गन को पॉइंट कर देता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अयान उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। वह आदमी पेड़ के पीछे जाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक एक हाथ उसके पीछे से आता है और उसके नाक और मुंह को पकड़ लेता है। उसे छटपटाने का भी मौका नहीं मिलता है और वह बेहोश हो जाता है। अयान इस बार अपने साथ क्लोरोफॉर्म लेकर आया था, जिसे अपने ग्लव्स पर छिड़ककर उस आदमी को बेहोश कर दिया था। अयान यही काम दूसरे आदमी के साथ भी करता है और दोनों को भी बाकियों के पास बांध देता है। अब बस दो लोग ही बचे थे, जाफर और उसका एक साथी। अयान अब चुपके से उस गोडाउन के अंदर जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद वह आदमी जो जाफर से मिलने आया था वह चला जाता है और जाफर अपने इस आदमी के साथ गोडाउन से बाहर जाने लगता है। अयान जाफर को जाने देता है, लेकिन उसके आखिरी साथी का मुंह पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके गोडाउन के अंदर रख देता है। जाफर उस आदमी को उसके कार तक छोड़ने जाता है। अयान अभी भी गोडाउन के अंदर ही छिपा हुआ था। अयान देखता है कि जाफर वापस गोडाउन की तरफ ही आने लगता है। जैसे ही जाफर गोडाउन के गेट के पास पहुंचता है तो अयान अचानक उसके सामने आ जाता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देता है और एक रॉड को सीधे उसके सर पर मार देता है। अयान ने उसके सर पर इतनी जोर से मारा था कि रॉड लगने की वजह से टेढ़ा हो गया। जाफर कुछ देर के लिए अपना सर पकड़े रहता है और उसके बाद बेहोश होकर गिर जाता है। अयान उन दोनों को खींचकर बाकी लोगों के पास ले जाकर बांध देता है। अयान इन सबको वैसे ही छोड़ देता है और सिर्फ जाफर को होश में लाता है। होश में आते ही जाफर को कुछ वक्त तक तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपने आसपास देखने के बाद वह समझ जाता है कि यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। जाफर अपने सामने देखता है कि एक 22-23 साल का लड़का सामने बैठे हुए हंस रहा था। जाफर अयान को देखते हुए कहता है कि कौन है रे तू और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे कैद कर सके। अयान हंसते हुए कहता है कि शांत हो जाओ जाफर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। जाफर अयान की बातों को सुनकर कहता है कि तुम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अयान कहता है कि मेरा नाम है अयान रहेजा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान से बच गया था और तुम्हारे लोगों को खत्म भी मैंने ही किया था। जाफर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अयान कहता है कि तुम्हारे खास आदमी जमाल को मैंने ही टपकाया है और उत्कर्ष श्रीवास्तव भी बेचारा गया काम से। जमाल कुछ देर तक सोचता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसके पीछे तेरा ही हाथ है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो तो उसके बाद तू नहीं बचेगा। अयान कहता है कि तू अगर मेरे कुछ सवालों के सही जवाब देगा तो जिंदा रहेगा, वरना इसी सुनसान जंगल में तुझे मारकर तेरे लाश को सड़ने के लिए यही छोड़ दूंगा। जाफर कहता है कि तुझे अंदाजा भी है कि तू किसे धमका रहा है। अयान कहता है कि मैं अभी उस आदमी को धमका रहा हूँ जिसकी जिंदगी मेरे हाथों में है। जाफर कहता है कि तू जो चाहे कर ले, लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाओगे। अयान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपने आप को मौत से मिलने के लिए तड़पता हुआ पाओगे। जाफर कहता है कि तुम डायलॉग्स मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अयान अपने आप को जाफर के नजदीक ले जाकर कहता है कि तेरे लोगों का क्या हाल किया था ये तुझे याद है ना, जैसे 1 साल पहले उत्कर्ष श्रीवास्तव को और 6 महीने पहले जमाल और उसके लोग। उनकी लाश के हाल को देखकर भी तुझे ये पता नहीं चला कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाफर इन दोनों की लाशों को याद करके कुछ सोचने लगता है और आयन से कहता है कि तुझे पता नहीं है कि मेरे पीछे कौन कौन है। मुझे अगर खरोच भी आई तो पूरे मुंबई में आग लगा देंगे मेरे लोग। अयान कहता है कि लगा दे आग, इससे मेरा कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए या यूं कहो तो तुम्हें मौत से मिलवाने के लिए कुछ सामान लाया हूँ। अयान उसके बाद जो सामान निकालता है उसे देखकर जाफर के होश उड़ जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH-57 मेडिकल माफिया। अयान जिस चीज को जाफर के सामने निकाल कर लाता है उसे देखकर उसकी लगभग फट जाती है। जाफर कहता है कि यह सब यहाँ क्यों लेकर आए हो। अयान उसे कहता है कि तुम जिस गोडाउन में डील करने पहुंचे थे न वह किसी फैक्ट्री का पुराना गोडाउन लगता है, इसलिए तो मुझे वहां तुम्हारी हाथ जितनी बड़ी कील मिली है और एक हथौड़ा भी मिला है। ये सब देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि इन कीलों को मैं तुम्हारे शरीर में गाड़ने वाला हूँ। इसे देखकर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, वह भी सिर्फ एक बार। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं एक एक करके इन कीलों को तुम्हारे शरीर में गाड़ दूंगा। जाफर के कुछ बोलने से पहले ही अयान उससे पूछता है कि मेरे परिवार के मौत के पीछे आखिर वजह क्या थी। जाफर कहता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता।
अयान एक कील उठाता है और सीधे उसके पैर में ठोक देता है। जंग लगी हुई वह कील जैसे ही जाफर के पैर में घुसती है तो वह दर्द से तड़प उठता है। अयान उससे फिर पूछता है कि मेरे परिवार के मौत के पीछे क्या वजह थी। जाफर कुछ कहने के बजाय दर्द में चिल्ला रहा था। अयान उसके दूसरे पैर में भी कील ठोक देता है जिसकी वजह से जाफर लगभग दर्द से रो पड़ा था और उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। अयान उसे कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर में कीलें ठोक दूंगा। जाफर की चिल्लाहट को सुनकर उसके लोग भी होश में आने लगते हैं। सारे लोग जाफर की हालत को देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कौन है अबे और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू जाफर भाई को टॉर्चर कर सके। अयान उन लोगों की तरह तरह की बातों को सुनकर कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक कहता है कि तुम क्या कर लोगे। अयान जाफर की तरफ जो अभी थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था देखते हुए कहता है कि तुम इन लोगों को शांत करवाओ वरना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अयान की बातों को सुनकर जाफर कहता है कि तू क्या कर लेगा रे। जाफर उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग और चिल्लाओ। जाफर की बात को सुनकर वह लोग अयान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उनकी गलियों को सुनकर अयान का गुस्सा धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अयान इसी गुस्से में उठता है और अपने हाथ में मौजूद हथौड़े से उनमें से एक के सर पर एक हमला कर देता है। अयान के उस हमले की वजह से उस आदमी का सर तरबूजे की तरह फट गया था और कुछ हिस्सा उस पेड़ के अंदर घुस गया था जिसमें वह बंधा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका हो। अयान के इस कदम से उन लोगों के दिल में डर ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद वहां मौजूद सारे लोग ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। जाफर की हालत भी इस वक्त काफी ज्यादा खराब था। अयान फिर से जाफर से वही सवाल दोहराता है और इस बार जाफर आखिरकार जवाब दे ही देता है। जाफर कहता है कि तुम्हारे खानदान के मौत के पीछे मेडिकल माफियाओं का हाथ है। जब से तुम्हारे बाप ने नए तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने लगी तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर होने लगा। इसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी कंपनियों को काफी भारी नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से वह लोग तुम्हारे परिवार से जलने लगे। जब से तुम्हारे बाप ने नए एंटीबायोटिक को लॉन्च करने का फैसला किया तभी से वहां मौजूद सारे लोगों को विश्वास हो गया कि इसकी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए उन लोगों ने आई गैंग से मदद मांगी। आई गैंग की तरफ से कोई धीरज नाम का आदमी मुंबई में आजाद भाई से मिलने आया था और वहीं ये सब प्लान बनाया गया ताकि तुम्हारे खानदान को खत्म किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से तुम बच गए। अयान कहता है कि यह मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बदकिस्मती थी। अयान पूछता है कि इसमें राजकुमार जिंदल का क्या लेना देना है। जाफर तो पहले बताने से संकोच करता है, लेकिन अयान ने उसके साथ क्या किया था ये सोचने के बाद वह कहता है कि इसके पीछे राजकुमार जिंदल का बहुत बड़ा हाथ था। राजकुमार जिंदल को तुम्हारे खानदान की जगह चाहिए थी, इसलिए उसने ऐसा करने में हमारा साथ दिया। आज जिंदल खानदान तुम्हारे खानदान की जगह पर बैठा हुआ है। अयान कहता है कि तुम्हारे लोग अक्षय को मारने क्यों गए थे। जाफर कहता है कि हमें पता चला कि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता था और तुम्हारे खानदान के मौत के पीछे का राज बाहर आ सकता था। इसलिए मैंने अपने आदमियों को भेजकर अक्षय को मरवा दिया। आया न उससे पूछता है कि अक्षय के हाथ सबूत लगे हैं, ये तुम्हें किसने बताया। जाफर कहता है कि उसके सिक्योरिटी में हमारा एक आदमी था, उसी ने बताया। अयान कहता है कि उसका नाम क्या है। जाफर कहता है कि उसका नाम विजय है, जिसे हमने शुरू से ही प्लांट करके रखा था। अयान थोड़ी देर तक याद करता है और उसे याद आता है कि विजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके परिवार के लिए काम किया करता था। जाफर को देखते हुए अयान कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे किसी काम की हो। जाफर कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अयान उसकी आवाज सुनने के बाद से कुछ देर तक घूरता है और कहता है कि तब तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। टू बी कंटिन्यूड। CH58 जाफर का चैप्टर क्लोज। जैसे ही जाफर सुनता है कि अयान उसे जान से मारने वाला है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। जाफर अयान को डरी हुई आवाज में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उस सब बताया जो तुमने मुझसे पूछा, तो अब तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। अयान उसे कैजुअली कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्या तुम उसके बाद मुझे जिंदा छोड़ोगे। अयान उसके बाद एक कील उठाता है और फिर उसे नीचे रख देता है। जाफर ये देखकर चैन की एक सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसका ये चैन गायब हो जाता है जब वह अयान को कील की जगह पर एक रॉड उठाते हुए देखता है। अयान रॉड उठाता है और सबसे पहले उसके दोनों पैरों में उसे हथौड़े की मदद से ठोक देता है। उसके बाद अयान उसके दोनों हाथों में भी रॉड ठोक देता है। पहले जाफर थोड़ा बहुत हील भी पा रहा था, लेकिन अब तो वह पेड़ में ठोक दिया जा चुका था। जाफर अब अपने गले को फाड़कर चिल्ला रहा था, लेकिन जगह हद से ज्यादा सुनसान होने की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए आने वाला नहीं था। जाफर को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वह यहाँ क्यों आया। उसके बाद अयान एक रॉड को इसके दिल में ठोक देता है, फिर गर्दन में ठोकता है और आखिरी में उसके सर में ठोक देता है। जाफर अब मर चुका था। जाफर को मरते हुए देखकर उसके लोग डर के मारे पागल हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने तो अपनी पैंट गीली कर ली थी। अयान अब उसके लिए यमराज से कम नहीं था। जिसने जाफर जैसे इतने पावरफुल गैंगस्टर को मार डाला था, उसके लिए उन्हें मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अयान उन लोगों को एक नजर देखता है और सबके सर के बीचों बीच गोली मार देता है। कुछ देर तक तड़पने के बाद बाकी लोग भी खत्म हो जाते हैं। अयान उसके बाद जाफर के फोन से ही किसी पुलिस वाले के फोन नंबर को ढूंढने लगता है।
कुछ देर के बाद अयान को जाफर के फोन में अखिलेश रावत का नंबर दिखता है। अयान ने इसके बारे में सुना था कि अखिलेश रावत एक बहुत ही बड़ा अधिकारी था। अयान अखिलेश रावत को फोन लगाता है। इधर अखिलेश रावत एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में बिजी था, लेकिन जैसे ही वह जाफर का नंबर देखता है तो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और मीटिंग से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। वहां पर कुछ ऑफिसर अखिलेश रावत के भी सीनियर थे। उनके अंदर भी जाफर का उतना ही डर था जितना अखिलेश रावत के अंदर था। उनमें से एक सीनियर ऑफिसर अखिलेश को रोकते हुए उससे पूछता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। अखिलेश जानता था कि वह मौजूद मैक्सिमम लोग अबुल आजाद और उसके लोगों के लिए काम करते हैं। अखिलेश रावत कहता है कि जाफर का फोन आ रहा है जिसे जल्दी रिसीव करना जरूरी है क्योंकि मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ सर। वह ऑफिसर जाफर के नाम को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और अखिलेश को कहता है कि यहीं पर बात करो और फोन को स्पीकर पर करके रखो। अखिलेश उसकी बात मानता है और फोन को रिसीव करके स्पीकर पर डालकर वहां टेबल पर रख देता है। जैसे ही अखिलेश कहता है हेलो, तभी उधर से अयान कहता है कि कैसे हैं आप अखिलेश जी। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ इस जाफर ने तो अपने फोन में आपके नाम के आगे ब्रैकेट में कुत्ता लिखकर रखा हुआ है। अखिलेश कहता है कि कौन बोल रहे हो तुम और जाफर भाई कहाँ है। अयान कहता है कि जाफर तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अयान की बातों को सुनकर अखिलेश को ऐसा लग रहा था जैसे अयान मजाक कर रहा हो। अयान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है तो मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पहुंच जाओ और जाफर और उसके लोगों की लाश को ले जाओ। अखिलेश पूछता है कि तुम मुझे चूरन तो नहीं दे रहे हो ना। अयान कहता है कि नहीं भाई, मैंने सच में तेरे जाफर भाई को ठोक डाला है। अखिलेश कहता है कि कौन बोल रहे हो तुम। अयान कहता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मुझे एक नया नाम दिया था, लेकिन मुझे वह याद नहीं आ रहा है। अयान कुछ देर के बाद कहता है कि हाँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मुझे किलर एक्स नाम दिया है शायद। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी शौक में चले गए थे। किलर एक्स वह नाम था जिसे पुलिस के लोग एक साल से कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। अबुल आजाद के प्रेशर की वजह से यह केस फास्ट ट्रैक पर था, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। वहां मौजूद लोग सोच रहे थे कि आज अगर सही में जाफर को इस अनजान शख्स ने जाफर को टपका दिया होगा तो मुंबई में अबुल आजाद का कहर बरसने वाला था। इससे पहले कि वह लोग कुछ और पूछ पाते, अयान ने फोन कट कर दिया था। कुछ देर के बाद अखिलेश के फोन पर एक लोकेशन आता है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ के लिए निकल जाता है। अयान फोन फेंकने के बाद वहां से चला जाता है और एक गड्ढे के अंदर अपना ग्लव्स निकाल कर फेंक देता है और वापस अपने घर आ जाता है। अभी दोपहर हो चुका था और अयान अपने घर में पहुंच चुका था। चूंकि आज आदित्य उसे लेने आने वाला था तो अयान फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उन लोगों के खून के कुछ बूंद अयान के कपड़ों पर गिर गया था। खून लगभग सूख गया था, हल्का हो गया था, जो गौर से देखने पर ही पता चली। इसलिए आसपास के लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया था। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में लोग अपने में ही बिजी रहते थे तो दूसरों पर ध्यान देने का वक्त कहाँ रहता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-59 चूहों पर बिल्लियों को छोड़ दो। अखिलेश कुछ पुलिस वालों के साथ किलर एक्स के भेजे गए लोकेशन को फॉलो करते हुए उस जंगल में पहुंच गए थे जहां अयान ने जाफर उसके लोगों को मार डाला था। पहले तो अखिलेश को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उस जगह पर पहुंचकर और जाफर उसके लोगों के लाश को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि किसी ने सच में उसे मार डाला है। जाफर की लाश को देखकर अखिलेश को इस बात का डर सता रहा था कि अगर अबुल आजाद को पता चला कि उसके गैंग के सबसे खास मेंबर्स में से एक मार दिया गया है तो वह इस मुंबई में आग लगा देगा। अखिलेश यादव सोच ही रहा था कि उसका एक आदमी उसे हिलाते हुए कहता है कि सर सामने देखिए कौन आ रहा है। सामने से आ रहे आदमी को देखकर तो अखिलेश का दिमाग खराब हो गया था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अबुल आजाद ही था। अबुल आजाद के साथ वसीम अंसारी भी आया था। कुछ पुलिस वाले जो जाफर की लाश के पास खड़े थे उन्हें अबुल आजाद साइड हटने का इशारा देता है। अबुल आजाद के इशारा करते हैं सारे पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं। अबुल आजाद जाफर के लाश के सामने आता है और कुछ देर तक उसकी लाश को देखता है और अखिलेश को अपने पास बुलाते हुए पूछता है कि किसने मारा है इसे। अखिलेश अबुल आजाद की इस बात को सुनकर थोड़ा सकते में चला गया था। उसे ये पता नहीं था कि किसने मारा है। अखिलेश को इस बात का डर सता रहा था कि अगर अबुल आजाद को ये पता चला कि उन्हें उस किलर का नाम नहीं पता है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अपनी इतने सालों के जॉब में अखिलेश को यह पता नहीं चल पाया था कि गैंगस्टर लोग किस सिचुएशन में कौन सा रिएक्शन देते हैं। कभी अपने लोगों के मार दिए जाने पर भी कोई खास रिएक्शन नहीं देते और कभी कभार एक थप्पड़ लगने पर भी ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे उस आदमी को नंगा करके खुले बाजार में दौड़ा दिया गया हो। यही डर अखिलेश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अखिलेश को एक आइडिया आता है और वह कहता है कि इसे किलर एक्स ने मारा है। अखिलेश की इस बात को सुनकर जाफर उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर तक अखिलेश को घूमने के बाद अबुल आजाद कहता है कि किलर एक्स कौन है। अखिलेश कहता है कि यह तो हमें भी पता नहीं चला है कि किलर एक्स कौन है। वो बस अपने आप को किलर एक्स कहता है। अखिलेश बस बातों को चढ़ा बढ़ाकर कह रहा था ताकि अबुल आजाद उस पर कोई एक्शन नहीं ले। अबुल आजाद अखिलेश के पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे गुस्से में पूछता है कि यह किलर एक्स कौन है। अखिलेश डरते हुए कहता है कि मुझे किसी को भी नहीं पता है कि जाफर भाई को मारने वाला किलर एक्स कौन है। उसने हमें फोन करके इस जगह की जानकारी दी। उसी ने उत्कर्ष श्रीवास्तव और जमाल को भी मारा है, ऐसा उसने फोन पर कबूल किया है। उसने ये भी कहा था कि वह आपके गैंग का नामो निशान मिटा देगा।
अखिलेश अबुल आजाद को उकसा रहा था ताकि वो किलर एक्स को ढूंढ निकाले और पुलिस के नाकामी का पता ना चले। अबुल आजाद अखिलेश की बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहां से निकल जाता है। अखिलेश भी अब शांत महसूस कर रहा था। अखिलेश उसके बाद वहां से सारे लाशों को फॉरेंसिक में भेज देता है और वहां से निकल जाता है। पूरे मुंबई में यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी कि मशहूर गैंगस्टर जाफर मारा गया। इस बात पर एक बहुत बड़ी राजनीति छिल गई थी। आम लोगों के लिए तो यह एक खुशखबरी से कम नहीं थी। वह लोग उस आदमी का शुक्र मना रहे थे जिसने जाफर जैसे हैवान को खत्म कर दिया। बहुत सारे छोटे मोटे गैंग को अब ऐसा लगने लगा था कि अबुल आजाद और उसका गैंग अब कमजोर होने लगा है। इसका फायदा उठाकर वह लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कब्जा जमा सकते थे। आम लोग अब सुकून की नींद सो सकते थे। लेकिन उन्हें अबुल आजाद का डर सता रहा था कि कहीं कोई और गैंग वार न हो जाए। अयान भी यह सब टीवी में देख रहा था और मन ही मन सोचता है कि अब देखता हूं कि मुझे पकड़ने के लिए अबुल आजाद क्या स्टेप उठाएगा। दूसरी तरफ अबुल आजाद अपने घर पहुंच गया था जहां का माहौल उसे और दिनों की तुलना में अलग लग रहा था। अबुल आजाद कहता है कि तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो। उसका एक आदमी कहता है कि मुंबई के छोटे मोटे गैंगर्स ने हमारे खिलाफ एकजुट होकर बगावत कर दी है। हमारे कुछ अड्डों पर उन लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। अबुल आजाद कहता है कि चूहे कितनी भी बड़ी झुंड क्यों न बना ले लेकिन वे शेर का शिकार नहीं कर सकते। अबुल आजाद वसीम अंसारी की तरफ देखते हुए कहता है कि उन चूहों के ऊपर बिल्लियों को छोड़ दो। उसके बाद अबुल आजाद अपने कमरे में चला जाता है। वसीम अंसारी को छोड़कर कोई भी अबुल आजाद के इस बात का मतलब नहीं समझ पाया था। अब छोटे उला आजाद के जाने के बाद वसीम अंसारी अपना फोन निकालता है और किसी को फोन लगाने लगता है। जैसे ही सामने वाला फोन उठाता है तो वसीम अंसारी कहता है कि हामिद अबुल आजाद ने कहा है कि अपने गैंग को लेकर उन लोगों के ऊपर टूट पड़ो और उन्हें खत्म कर दो जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत शुरू की है। हामिद कहता है कि चिंता मत करो वसीम भाई, उन सारे लोगों को उसी जगह जिंदा दफना दूंगा जहां उन लोगों ने कब्जा किया है। आजाद भाई को कहना है कि हामिद के रहते हैं उनके और उनके गैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें यह भी कहना है कि अगर कभी आजाद भाई या उनके गैंग को कोई नुकसान हुआ तो समझ लेना कि हामिद मारा गया। टू बी कंटिन्यूड। CH60 डिवाइड एंड रूल। हामिद हाल फिलहाल में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया था लेकिन आते ही अपने कारनामों से अपने आप को एक बड़ा गैंगस्टर बना लिया था। उसके इतने सफल गैंगस्टर बनने के पीछे अबुल आजाद का भी हाथ था। अबुल आजाद कहा था अपने सर पर होने की वजह से हामिद अब जाफर के पोजीशन तक पहुंच गया था। चूंकि अब जाफर मर चुका था इसलिए उसकी जगह पर बैठने लायक इकलौता हामिद ही था। हामिद फोन रखने ही वाला होता है तो वसीम अंसारी कहता है कि उन लोगों को खत्म करने के बाद यहां पहुंच जाना। तुम्हें अबुल आजाद ने खुद बुलाया है। हामिद को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि अबुल आजाद ने उसे अपने पास बुलाया है। हामिद पूछता है कि आप सच बोल रहे हैं क्या वसीम भाई। वसीम कहता है कि हाँ। वसीम की बात को सुनकर हामिद कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके काम निपटाकर वहां पहुंचता हूं। उसके बाद वसीम फोन काट देता है। हामिद उसके बाद अपने लोगों के साथ निकलता है और उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने अबुल आजाद के कुछ जगह पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही हामिद वहां पहुंचता है तो वहां लगभग 5-6 छोटे गैंग के लोग अपने लीडर से साथ वहां मौजूद थे। आए दिन जब भी अबुल आजाद का कोई बड़ा आदमी उनके पास आता तब वह लोग या तो भाग जाते या फिर झुककर उन्हें ग्रीट करते थे। लेकिन आज तो उन लोगों ने हामिद को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वह कोई था ही नहीं। सारे गैंग के लोग इस बात की चर्चा में व्यस्त थे कि अबुल आजाद के हमलों से वह लोग निपटेंगे कैसे। तभी उनमें से एक की नजर बाहर हामिद पर पड़ती है जो लगभग 50 लोगों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह आदमी उन लोगों को आते हुए देखता है तो चिल्लाते हुए कहता है कि अबुल आजाद का आदमी हामिद यहाँ पहुंच गया है। इतना सुनते ही सारे लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। वह सारे लोग जो लगभग 60-70 थे अपने सारे हथियार जैसे कि गन, कट्टा, तलवार, चाकू लेकर हामिद के सामने खड़े होकर हामिद के लोगों पर तान देते हैं। हामिद के लोग भी अपने हथियार जैसे कि गन, मशीन गन, कट्टा निकालकर उनके ऊपर भी तान देते हैं। हामिद कहता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। उनमें से एक लीडर पूछता है कि तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हामिद कहता है कि जाफर के मरने से अबुल आजाद का गैंग कमजोर नहीं हुआ है। तुम लोगों की बगावत को खत्म करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है। वह लीडर पूछता है कि किस तरीके का प्रस्ताव। हामिद कहता है कि आजाद भाई चाहते हैं कि तुम में से एक गैंग उनके लिए खास काम करे जिसके लिए तुम्हें सालाना 100 करोड़ दिए जाएंगे। वह आदमी कहता है कि हम अबुल आजाद को खत्म करने के बाद हजारों करोड़ कमाएंगे। उस आदमी को हामिद कहता है कि लेकिन तुम्हारे लोग तो मेरी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। हामिद के इतना कहते ही वह आदमी जल्दी से पीछे देखता है तो पाता है कि उसके और बाकी गैंग के लोग आपस में हामिद के कहे गए बातों पर डिस्कस कर रहे थे। वह आदमी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग हामिद की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो। हम यहाँ सिर्फ इसलिए मिले हैं ताकि अबुल आजाद के हमलों से निपटकर हम उसे खत्म करके अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत कर सकें। उस आदमी के बातों को सुनकर दूसरे गैंग का लीडर कहता है कि तुम्हें अभी भी इतना भरोसा है कि तुम अबुल आजाद को मार सकते हो। जाफर के मरने से उस पेड़ का बस एक तना कटा है। उसके गैंग के लीडर को छोड़कर बाकी सारे गैंग के लीडर हामिद के पास पहुंचा दें और कहते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। उस आदमी काफी रोकने के बाद भी कोई नहीं रुका था इसलिए वह अपने गैंग को लेकर वहां से भाग जाता है। उन्हें भागते हुए देखकर हमें तो कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता था कि यह लोग कब तक और कहां तक भागेंगे।
बाकी गैंग के लीडर की बातों को सुनकर हामिद कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन आजाद भाई ने तो मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम लोगों में से सिर्फ किसी एक गैंग को ही लेकर जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो तुम लोग लगभग 4 से 5 गए हो, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तुम लोगों में से किसे ले जाऊं। हामिद की बातों को सुनकर एक गैंग का लीडर कहता है कि हमारे गैंग को ले चलो हामिद भाई। उसकी बात सुनकर दूसरे गैंग का लीडर कहता है कि इसकी नहीं, हमारे गैंग को ले चलो हामिद भाई। ऐसे ही सारे गैंग के लीडर यही बात कहने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे गैंग में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कोई कहता है कि मेरे गैंग में उससे भी बड़े बड़े लोग हैं। उनके इस बातों की लड़ाई पर हामिद लगाम लगाता है और कहता है कि तुम लोग पहले तय कर लो कि तुम लोगों में से कौन जाएगा। हामिद की बातों को सुनकर उन लोगों का तू मैं और बढ़ जाता है। हामिद फिर से उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी करो, मेरे पास और भी ज्यादा काम है, इसलिए जल्दी करो। हामिद की बातों को सुनकर उन लोगों का तू मैं अब खत्म हो गया था और सारे लोग एक दूसरे पर हथियारों से हमला करने लगते हैं। हामिद की ऐसी बातों को सुनकर उसका एक आदमी कहता है कि यह आप क्या कर रहे हो हामिद भाई? आपने तो हमें कहा था कि इन सारे लोगों को मार देने का ऑर्डर मिला और आप इन लोगों को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर हामिद कहता है कि तुम अभी नए आए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि सदियों से एक ही चीज चली आ रही है, डिवाइड एंड रूल। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी किलर एक्स और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।